ये है एफ्रोडाइट, गॉडेस ऑफ डिजायर, और सच बताऊं तो इसने मेरी डिजायर्स भी अवेकन कर दी हैं। इसके प्यार के एक्सेस ने तो हमारे एमसी को भी रुला दिया। पर रुको मेरे भाई, क्योंकि वो खुश नहीं है। वो गुस्से से अपने हस्बैंड को घूर रही है, जो एक 5 फीट 11 का टकला और दाढ़ी वाला बंदा है, जिसका नाम हेफेस्टस है। वो कंप्लेन कर रही है कि वो दारू पी रहा है और वो चीज नहीं लाया जो उसे चाहिए थी। फिर वो एक बार हमारे लड़के की तरफ देखकर स्माइल करती है और भाई के घुटने तो पूरे वॉबली हो जाते हैं। फिर ये फर्टिलिटी क्वीन हीजुन से एक फेवर मांगती है, मेरा अच्छा बच्चा, क्या तुम मम्मी के लिए थोड़ा सेलेस्टियल स्टील ला सकते हो? अगर उसने मुझे ऐसा बोला होता तो मुझे अपने बॉक्सर्स चेंज करने पड़ते, और जब कोई तुम्हें इतना प्यार दिखाए तो मना करने का कोई चांस ही नहीं है। तो वो अपना हेल्म ऑफ हेडीज उठाता है और अपना स्कूटर लेकर दूसरे डंजन की तरफ निकल पड़ता है। पर आखिर कोई गॉड्स का डिलीवरी बॉय कैसे बन गया? देखो, अपना भाई एक टिपिकल ऊबर ईट्स वाला हार्ड वर्किंग पर गरीब एज फक बंदा था। उसका डेली का रूटीन था 27 फ्लोर्स चढ़ना, क्योंकि एलिवेटर खराब होती थी, डोबेल बजाना और लेट आने के लिए गालियां खाना। वो उस मोटे चुतिये पे वापस चिल्लाने का सोचता, पर चुप ही रहता। फिर जैसे ही वो वापस स्ट्रीट पर आता है, उसके बॉस का कॉल आता है, जो कहता है कि पिछले ऑर्डर वाले कस्टमर ने कंप्लेन की है और स्नोरलैक्स ने सिर्फ कंप्लेन फाइल करने के लिए सब कुछ टॉयलेट में फेंक दिया। हमारे लड़के ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। उसे अब कुछ टाइम तक कोई नए ऑर्डर्स नहीं मिलने वाले थे, ताकि वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना सीख सके। प्रॉब्लम यह है कि भाई का रेंट अगले हफ्ते ड्यू है, पर उसी वक्त वो एक डंजन पोर्टल के बिल्कुल सामने खड़ा था। तभी उसका सेल फोन एक सिस्टम मैसेज के साथ ग्लो करता है, यू हैव अ न्यू डिलीवरी रिक्वेस्ट। स्क्रीन पहले देखी गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग लग रही थी, तो वो क्यूरियोसिटी में उस पर टैप कर देता है। फोन से एक ब्राइट फ्लैश निकलती है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक ऐसी जगह पर होता है जो हेवन जैसी दिखती है। वो पैनिक करने लगता है और सोचता है कि क्या ये कोई सपना है या किसी मिस्टिकल बीइंग ने फाइनली उसे चूज कर लिया है। अभी तक कुछ हुआ भी नहीं था, पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि उसकी डिलीवरी बॉय वाली लाइफ फाइनली खत्म हो गई है। तभी उसका ध्यान अपने फोन पर जाता है, जिसमें अभी भी एक डिलीवरी ऑर्डर दिख रहा था, साथ में एक मैप और नेक्टर पिकअप करने के इंस्ट्रक्शंस थे। क्योंकि उसके पास करने को और कुछ नहीं था, वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो स्क्रीन पर टैप करता है, आगे का गोल्डन गेट खुल जाता है। वो घबराते हुए गल्प करता है और अंदर चला जाता है। वो बादलों के ऊपर राइड करता है और एक बहुत बड़े कासल को क्रॉस करता है। वो अपना फोन चेक करता है, थोड़ा नर्वस होते हुए। ये सच में वही जगह है जहां गॉड्स रहते हैं। वो एक पैलेस में एंटर करता है और एक जायंट डोर के सामने रुक जाता है, ये गेस करते हुए कि यही पिकअप स्पॉट होगा। नर्वस होके वो नॉक करता है, ये सोचते हुए कि अगर कोई गॉड आंसर करे तो शायद ये उसका हंटर बनने का चांस हो सकता है। कोई दरवाजा खोलता है और पूछता है कि वो कौन है। वो व्हाइट कपड़ों में एक ब्लॉन्ड लड़की को देखता है और इंस्टेंटली समझ जाता है कि वो एक गॉडेस है। हतलाते हुए वो कहता है कि वो यहाँ ऑर्डर लेने आया है। वो उसके पास आती है और डिमांड करती है कि एक ह्यूमन ओलंपस में क्या कर रहा है। जब वो उस पर ट्रेसपासिंग का इल्जाम लगाती है तो वो जल्दी से अपना फोन दिखाता है और कहता है कि वो यहाँ नेक्टर की एक बॉटल पिकअप करने आया है। वो रुकती है और कहती है कि ये जरूर हर्मीज का ही काम होगा। एक साय के साथ वो उसे वेट करने को कहती है, जब तक वो ऐसी चीज ले आती है जिसे ह्यूमंस को टच करने की परमिशन नहीं है। वो नेक्टर लेकर वापस आती है और वार्न करती है कि अगर उसके भाई को ये टाइम पर नहीं मिला तो वो बहुत फ्यूरियस हो जाएगा। उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर वो उसे वार्न करती है कि इसका एक ड्रॉप भी मत पीना, और वो जल्दी से मान जाता है। वो अपनी आंखों की तरफ पॉइंट करके इशारा करती है कि वो उस पर नजर रखेगी, और फिर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। उसे फिर से गुस्सा आ जाता है, ये आखिर चल क्या रहा है? उसने सोचा था कि वो डिलीवरी बॉय बनने से बच गया, पर अब वो गॉड्स का डिलीवरी बॉय बन गया है। बॉटल को देखते हुए वो कहता है कि ये तो बिल्कुल एप्पल जूस जैसा लग रहा है, और क्विट करने के बारे में सोचता है। फिर उसे समझ आता है कि जिसे ये मिलने वाला है वो भी जरूर कोई दूसरा गॉड ही होगा। क्योंकि वो अभी ओलंपस में ही है, तो वो डिसाइड करता है कि वो इस गॉड से रिक्वेस्ट करेगा कि उसे कुछ स्पेशल बना दे। पूरे जोश में आकर वो कहता है कि ये उसकी आखिरी डिलीवरी होगी, और इसके साथ ही वो लावा के बीच से ड्राइव करना शुरू कर देता है। एक नोटिफिकेशन आता है कि वो अप्रोच कर रहा है। एक मैग्मा के माउंटेन के बाद वहां एक छोटा सा घर होता है। वो डोर पर पूरा एग्जॉस्टेड हालत में पहुंचता है, क्योंकि वहां एक सोना से भी ज्यादा गर्मी थी, और अनाउंस करता है कि डिलीवरी आ चुकी है। दरवाजा अचानक झटके से खुलता है। वो अंदर की ब्रूटल हीट की वजह से पसीने से पूरा भीग चुका था। एक ड्वार्फ जो फौज पर काम कर रहा था गुस्से में पीछे मुड़ता है और पूछता है कि अंदर कौन आया। फ्लस्टर्ड होकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो कोई इंट्रूडर नहीं है, बस एक डिलीवरी लेकर आया है। वो ड्वार्फ उसकी तरफ आता है और नोटिस करता है कि जरूर ये वही लड़का होगा जिसे उसकी बहन ने भेजा है। एमसी को बिलीव ही नहीं होता कि वो दोनों रिलेटेड हैं। फिर उस ड्वार्फ को रियलाइज होता है कि ये हर्मीज तो नहीं है। उसका ऑरा अचानक बढ़ने लगता है और वो कहता है कि ये लड़का यहाँ बिना इनवाइट किए आया है। प्रोटैगनिस्ट हड़बड़ाते हुए एक्सप्लेन करता है कि ड्वार्फ की बहन ने ही उसे ये लाने को कहा था। जैसे ही ड्वार्फ देखता है कि बॉटल अभी भी फुल है, वो कहता है कि ये इंप्रेसिव है, उसने एक सिप तक नहीं लिया। लड़का कहता है कि वो कोई चोर नहीं है और बॉटल उसे पकड़ा देता है। ड्वार्फ हंसने लगता है और उसे ऑनेस्ट कहता है, उस नेक्टर का सिर्फ एक सिप उसे गॉड बना सकता था, फिर भी उसे कोई टेम्पटेशन नहीं हुई। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट उस वक्त पूरा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर उसने एक सिप ले लिया होता तो वो सच में गॉड बन जाता। अब वो आगे बढ़कर जल्दी से उस बॉटल को ओपन करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसकी डिलीवरी बॉय की लाइफ अब खत्म हो चुकी है। वो बॉटल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर ड्वार्फ उसे छीन लेता है, ओपन करता है, और इससे पहले कि लड़का उसे रोक पाता, वो एक लंबा घूंट मारकर पूरा चक कर जाता है। फिर वो बॉटल को नीचे फेंक देता है और कहता है कि इस तरह एक साथ पीने में इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है। लड़का अंदर से पूरा क्रश हो चुका था, जबकि ड्वार्फ कहता है कि उसने सदियों से इतना फ्रेश नेक्टर नहीं पिया। अपना इंट्रोडक्शन हेफेस्टस के रूप में देते हुए वो लड़के का नाम पूछता है। वो कहता है कि उसका नाम हीजुन ली है, और वो हीजुन को इतने ऑनेस्ट रहने के लिए थैंक यू बोलता है। इससे पहले कि हीजुन कुछ और कह पाता, वो ड्वार्फ हीजुन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो रिफ्रेश हो चुका है और अपने काम पर वापस जा रहा है।
हीजुन उसका शोल्डर पकड़ता है और उसे रुकने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसे अब और क्या चाहिए। हीजुन कहता है कि उसे अभी तक पेमेंट नहीं मिली है। हेफेस्टस पूछता है कि क्या उसका मतलब डिलीवरी फी से है और कहता है कि वो उसे ऑलरेडी मिल चुकी होगी और हंसते हुए वहां से चला जाता है। हीजुन अपना ऐप चेक करता है और एक फ्लैश उसे अंधा कर देती है। सिस्टम अब उसके अकाउंट में 1000 पॉइंट्स दिखा रहा होता है। वो अपने बेड पर उठता है, ये सोचते हुए कि क्या ये सब एक सपना था। जैसे ही उसने ऐप चेक किया था, लाइट्स ने उसे घेर लिया था और वापस अर्थ पर भेज दिया था। पर अब उसके सामने एक छोटी सी सिस्टम स्क्रीन फ्लोट कर रही थी। वो कंप्लेन करता है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये पॉइंट्स किस काम आएंगे। वो अभी अभी एक गॉड से मिला था। वो असल में जो चाहता था वो था दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर बनना। तभी सिस्टम उसे एक मैसेज देता है जो बताता है कि इन पॉइंट्स को शॉप में आइटम्स के बदले ट्रेड किया जा सकता है। तो वो उसे ओपन करता है इस होप के साथ कि ये पॉइंट्स यूजफुल होंगे। उस शॉप में 1000 पॉइंट्स के गोल्डन एप्पल से लेकर 100,000 पॉइंट्स के एक मोटरसाइकिल तक सब कुछ मिल रहा था। वो थोड़ा अनॉय हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी यूजफुल नहीं लगता और हर चीज बहुत एक्सपेंसिव होती है। वो स्क्रॉल करता रहता है, ये ट्राई करते हुए कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो हंटर गेट में थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। थोड़ा बहुत ही सही। वो सोचने लगता है कि ये सब बिल्कुल पॉइंटलेस है जब तक एक चीज पर उसका ध्यान नहीं जाता। सबसे नीचे 1 पॉइंट के बदले 10,000 वन यानी करीब $10 थे। अगर ये सच था तो सिर्फ इस एक डिलीवरी से उसने $10,000 कमा लिए थे। ये सोचते ही वो उसे टच करने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो उस पर टैप करता है, एक $10 का बिल उसके सामने अपीयर होता है और उसकी गोदी में गिर जाता है। वो उसे उठाता है और वो बिल्कुल रियल फील होता है। सिस्टम अपडेट होता है और दिखाता है कि अब उसके पास 99.99 पॉइंट्स बचे हैं। उसे विश्वास नहीं होता। वो उस नोट को घूरता है, फिर स्क्रीन को, और तब तक प्रेस करता रहता है जब तक पूरे रूम में पैसों की बारिश नहीं होने लगती। अब उसके चेहरे का वो कमीना सा लुक सब कुछ बयां कर रहा था। वो हवा में कैश उछालता है। ये सोचकर थ्रिल था कि उसे एग्जैक्टली इसी चीज की जरूरत थी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो खुशी से रामेन खा रहा है और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। यहां तक कि वो एक डिपॉजिट मशीन पर जाता है और उन पैसों को टेस्ट करता है और वो परफेक्टली काम कर रहे थे। वो खुशी से लगभग रो पड़ता है, ये रियलाइज करते हुए कि उसने एक सिंगल डिलीवरी से अराउंड $10,000 बना लिए थे। जब शॉप पर एक औरत उससे पूछती है कि क्या हालत सच में इतने बुरे हैं, तो वो कहता है कि नहीं, एक्चुअली सब बहुत बढ़िया चल रहा है। वो वहां बैठा अकेले किसी पागल की तरह हंसने लगता है। जब वो सोच रहा था कि इन पैसों का क्या करना है, तभी उसे टीवी पर एक नई रिक्रूट के बारे में न्यूज सुनाई देती है। न्यूज में बताया जा रहा था कि एक गिल्ड टार्टरस गेट के लिए प्रिपेयर कर रही है, जो सबसे डेडलीस्ट गेट है। जिस हंटर को उन्होंने हायर किया है उसका रैंक हंटर एग्जाम में टॉप 5 में आता है और उसका हेफेस्टस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। हीजुन को याद आता है कि ये हेफेस्टस तो वही मोटा ड्वार्फ है जो अभी अभी उसका अब तक का सबसे बेस्ट कस्टमर बना था। वो अपना पेट भर के रेस्टोरेंट से सैटिस्फाइड होकर निकलता है, तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। उसे पहले से ही ऐसी फीलिंग थी कि ये होगा, इसलिए वो अपना स्कूटर अपने साथ लाया था। फोन ग्लो करता है, एक नई डिलीवरी दिखाता है और पहले की ही तरह वो टेलीपोर्ट हो जाता है। जब वो दोबारा ओलंपस में अपनी आंखें खोलता है तो वो एक बहुत बड़े बोटानिकल गार्डन में खड़ा होता है। जैसे ही वो सोच रहा होता है कि पिकअप स्पॉट कहाँ है, कोई उसका नाम पुकारता है, हीजुन ली। एक लड़की आती है और खुद को गॉडेस डिमीटर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। हीजुन उसे ग्रीट करता है और वो कहती है कि उसने उसके बारे में अपने नेफ्यू से सुना था। वो पूछता है कि वो कौन है और वो बताती है कि वो हेफेस्टस है। बेचारा लड़का सोचता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उस पूरी फैमिली में से कोई भी एक दूसरे का रिलेटिव लगता ही नहीं है। स्माइल करते हुए वो कहती है कि इसने क्लियरली नेक्टर नहीं पिया। फिर वो पूछती है कि क्या वो उसे एक डिलीवरी के लिए ट्रस्ट कर सकती है। वो तुरंत हाँ कह देता है। उसके लिए तो ये आसान पैसा था। वो फिर से किसी क्रेजी आइटम को इमेजिन करने लगता है। डिमीटर अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करती है और एक लंच बॉक्स बनाती है। वो कंफ्यूज हो जाता है, पर वो उसे इसकी डिलीवरी करने को बोलती है। हीजुन ने इतनी सिंपल चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी, पर कम से कम ये आसान तो होगा। वो कहता है कि वो इसे डिलीवर कर देगा, पर तभी वो अचानक कांपती है और पूरा गार्डन 1 सेकंड में सड़ जाता है। वो शॉक में चारों तरफ देखता है, पर वो पहले ही उसे थैंक यू बोलकर वहां से जा रही होती है। वो बस यही होप करता है कि ये डिलीवरी कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे या फिर कोई डिवाइन बॉम्ब ना निकल आए। फिर भी वो उसे अपने स्कूटर पर रखता है, ये सोचते हुए कि कोई गॉडेस अपनी बेटी को ऐसी चीज तो नहीं भेजेगी। फिर वो डेस्टिनेशन चेक करता है, पर इससे पहले कि वो उस पर फोकस कर पाता, एक फ्लैश उसे वापस अर्थ पर भेज देती है और वो वहां कंफ्यूज खड़ा रह जाता है। ऐप शो करता है कि डिलीवरी सच में कोरिया में ही है। उसे याद आता है डिमीटर ने कहा था कि गॉड्स बिना किसी प्रॉपर रीजन के अपने पैलेसेस नहीं छोड़ सकते, और वो समझ जाता है कि ये जरूर उन्हीं केसेस में से एक होगा, तो शायद वो उसकी बेटी से वहीं पर मिलेगा। वो एक डिलीवरी के लिए कभी इतना एक्साइटेड नहीं हुआ था। वो पहले से ही सोचने लगा था कि इस बार उसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। जब वो वहां पहुंचता है तो वो अपना हेलमेट उतारता है और कहता है ये पक्का कोई मजाक है। वो ऐप उसे सबसे डेंजरस डंजन टार्टरस यानी हंटर्स ग्रेवयार्ड में एंटर करने को बोल रहा था। वो खुद से कहता है ये सही नहीं हो सकता, बेटी पक्का गेट के बाहर वेट कर रही होगी। पर तभी रूट अपडेट होता है और मैप क्लियरली टार्टरस के बिल्कुल डीप इनसाइड पॉइंट कर रहा था। वो चिल्लाता है कि उसके अंदर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है और वो कैंसिल करने की कोशिश करता है, पर वहां 1 आवर लिमिट के अंडर लिखा था कैंसिल करने पर डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। एक टाइमर अपीयर होता है, 42 मिनट्स लेफ्ट, वरना तुम एक ह्यूमन माइंड वाले सुअर बन जाओगे। वो सैड होकर उसे घूरता रहता है और सोचता है कि ये किस तरीके की पनिशमेंट है। उसे डिटेल्स पहले ही चेक कर लेनी चाहिए थी, पर इन सब बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा था। पहली बात तो ये, गार्ड्स को क्रॉस करके आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर उसका पागल दिमाग पोक डिशेस के बारे में सोचने लगता है, राइट? तभी सिस्टम फिर से पॉपअप होता है और कहता है कि अगर उसे हेल्प चाहिए तो वो शॉप चेक कर सकता है। उसे पता है कि उसके पास ना के बराबर पॉइंट्स बचे हैं, तो उससे कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली।
यहाँ तक कि वो दूसरे हंटर्स को पैसे देकर अपनी जगह अंदर भेजने का भी सोचता है। पर शॉप में 800 पॉइंट्स का एक आइटम था, हेल्म ऑफ हेडिस का एक रेप्लिका, एक ऐसा हेलमेट ऑफ हेज जो यूजर को 30 मिनट तक इनविजिबल कर देता है। वो इस लिमिटेड टाइम ऑफर को एक स्कैम कहता है जो उसके बचे खुचे पॉइंट्स ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। फिर भी क्योंकि दूसरा ऑप्शन सुअर बनना था, वो उसे खरीद लेता है और कसम खाता है कि ये उसका आखिरी काम होगा। वो हेलमेट अचानक पता नहीं कहां से उसके सामने आ जाता है और जब वो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो रोल करके दूर चला जाता है। क्या गधा है ये बंदा। जैसे ही वो उसे पहनता है, उसके पास डिलीवरी फिनिश करने के लिए सिर्फ 38 मिनट्स बचते हैं। वो सीधे उन गार्ड्स के पास से राइड करता हुआ निकल जाता है जो उसे बिल्कुल नोटिस नहीं करते। वो बस उसे ठंडी हवा समझकर छींकने लगते हैं। वो पूरे डर के साथ गेट की तरफ बढ़ता है। ये इस दुनिया की सबसे वर्स्ट जगहों में से एक है, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। हीजन ली एक 20 साल का डिलीवरी बॉय जिसके पास ना कोई हंटर लाइसेंस है, ना किसी मिथिकल बीइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट और ना ही कोई पावर्स हैं, किसी न किसी तरह खुद को आगे पुश करता है। वो टार्टरस के सबसे डीपेस्ट पार्ट तक पहुंचने वाला पहला इंसान बन जाता है। चारों तरफ देखते हुए वो कहता है यहाँ तो कोई नहीं है, चलो कम से कम मैं टाइम पर पहुंच गया और अब मैं सुअर नहीं बनूंगा। तो वो चिल्लाने लगता है कि डिलीवरी आ गई है। तभी अंधेरे में से एक 3-हेडेड वुल्फ उसकी आंखों में देखता है। बेचारा पूरा फ्रीज हो जाता है, ये सोचते हुए कि ये क्या बला है। वो दरिंदा और पास आता है, मुंह से लार टपकाते हुए और काटने के लिए बिल्कुल रेडी। एकदम पावरलेस होके वो सोचता है कि इससे बेहतर तो सुअर बनना ही था। वो मॉन्स्टर बिल्कुल उसके मुंह के पास आ जाता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब यही उसका एंड है। उसने अपने सारे पॉइंट्स उस स्टूपिड हेलमेट पर उड़ा दिए और खुद को इस मॉन्स्टर के पास सीधा डिलीवर कर दिया। तभी उसे याद आता है कि इस हेलमेट के तो 2 यूजेस थे। जैसे ही दरिंदा जंप मारता है, वो उस हेलमेट को दोबारा एक्टिवेट करता है, पर वुल्फ के जबड़े उस पर पहले ही पड़ चुके थे। उसे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक कोई उस दरिंदे को ऑर्डर देता है कि कोई भी गंदी चीज मत खाओ। वो मॉन्स्टर तुरंत वहीं रुक जाता है। हीजन धीरे से अपनी आंखें खोलता है और रियलाइज करता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो घूमता है और उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। उसे विश्वास नहीं होता कि एक बच्ची टार्टरस के सबसे डीपेस्ट पार्ट में क्या कर रही है। वो कामली चलकर उसके पास आती है, उस दरिंदे को पेट करती है और कहती है ये कुत्ता काटता नहीं है। वो तुरंत नोटिस कर लेता है कि वो बिल्कुल डिमीटर जैसी ही दिख रही है। वो पोलाइटली कहता है कि वो एक डिलीवरी लाया है। जब उनके पीछे से कोई पूछता है कि परसेफन कहाँ गई, तो एक येलो पेल फेस वाला आदमी आता है और कहता है कि वो जरूर सर्बरस के साथ खेलने गई होगी। तभी उसका ध्यान एमसी पर जाता है और वो पूछता है कि एक मॉर्टल की हेडीज के अंडरवर्ल्ड में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। एम्बेरस होकर प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर ये रियलाइज करके पहले ही उसकी फटके हाथ में आ चुकी होती है कि सामने कौन खड़ा है। हेडिस कहता है कि सदियों से कोई ह्यूमन इस जगह पर नहीं पहुंच पाया। ऑर्फियस के बाद से तो कोई भी नहीं। एक और हीजन के गले के चारों तरफ रैप हो जाता है और वो ना सांस ले पाता है और ना बोल पाता है। हेडिस कहता है कि ऑर्फियस तो अपनी मरी हुई बीवी को बचाने आया था, पर ये लड़का उसका हेलमेट चुराने आया है। जैसे ही वो उस हेलमेट को पकड़ता है, उसे रियलाइज होता है कि ये तो एक फेक रेप्लिका है। परसेफोन उसे कहती है कि उन्हें पहले इस लड़के की बात सुन लेनी चाहिए। तो हाडेस उसे छोड़ देता है और वो जमीन पर गिर के खांसने लगता है। अपनी सांस वापस लाने के लिए स्ट्रगल करते हुए सुनता है जब हेडिस पूछता है कि वो यहाँ अंदर क्यों आया। वो कहता है कि वो यहाँ एक डिलीवरी देने आया था। हेडिस पूछता है कि क्या ये उसके लिए यानी गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड के लिए है। वो बोलता है नहीं, इसे आपकी वाइफ ने अपनी बेटी के लिए भेजा है। वो दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हेडिस पूछता है कि हर्नीस के बजाय एक डिलीवरी बॉय इसे यहाँ क्यों लेकर आया। कांपते हुए वो कहता है कि उसे नहीं पता, उसे बस यही करने को बोला गया था। परसेफोन तुरंत उस लंच बॉक्स को रिकॉग्नाइज कर लेती है। हेडिस पूछता है कि क्या इसने सच में यही कहा कि उसकी वाइफ ने ये भेजा है। वो कहता है हाँ, उन्होंने मुझे ये आपकी बेटी को देने को कहा था। परसेफोन बताती है कि ये उसकी मदर इन लॉ की तरफ से आया है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है कि खाना अभी तक गर्म था। ये सुनकर हीजुन हैरान हो जाता है कि क्या ये दोनों सच में एक कपल हैं। वो हेडिस की तरफ पॉइंट करके बिना सोचे समझे बोल पड़ता है कि वो बहुत ही ठरकी है और इस काम के लिए बहुत ज्यादा बुढ़ा है। फिर वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, ये रियलाइज करते हुए कि उसने ये सब लाउडली बोल दिया। पर हैडिस ने एक एक वर्ड सुन लिया था और उसे वही बात फिर से अंडरवर्ल्ड के किंग के सामने बोलने को कहता है। एमसी पूरे टाइम कांपते हुए हड़बड़ाकर माफी मांगने लगता है। फिर हैडिस उसकी तरफ घूरता रहता है और अचानक किसी इडियट की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। हीजुन स्टन रह जाता है और हैडिस कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ह्यूमन में इतनी हिम्मत होगी कि वो उसकी इंसल्ट कर सके। वो उसका नाम पूछता है और लड़का कांपते हुए जवाब देता है। हेडिस कहता है कि वो उसे इस एक बार माफ कर रहा है, पर अगर वो दोबारा फिसला तो उसे बस अपना हाथ उठाना पड़ेगा और उसके आसपास की एनर्जी इस वार्निंग को बहुत क्लियरली समझा देती है। उसके बाद हार्डिस कहता है कि पेमेंट भेजी जा चुकी है और तुम मेरी मदर इन लॉ को खाने के लिए थैंक यू कह सकते हो। एकदम से विंडो फ्लैश होती है और इस बार उसे 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं, साथ में हेडिस की तरफ से 5,000 का एक्स्ट्रा बोनस। वो उसे हेलमेट भी वापस दे देता है और कहता है कि लड़का ये छोटा सा खिलौना अपने पास रख सकता है। हीजुन खुशी से झूमने लगता है और एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ उसे थैंक्स बोलता है। सीन शिफ्ट होता है एक पूरी तरह एग्जॉस्टेड आदमी पर जो एक ड्रैगन के सामने खड़ा होता है। वो बैटल के लिए रेडी हो जाता है। यह है टीम 1 का कैप्टन कॉम्बैट हंटर डान्हा। वो उस पर लगातार काफी सारे हिट्स लैंड करता है, पर ड्रैगन पलटवार करता है और अपने क्लॉज से उसकी चेस्ट पर अटैक कर देता है। कॉम्बैट टाइप हंटर डान्हा वो उस ड्रैगन पर अटैक्स की एक और बारिश कर देता है, लेकिन वो ड्रैगन वापस अपने पंजे से उसके सीने पर वार कर देता है। फिर पीछे से एक दूसरा फाइटर अपने ऑरा ब्लेड के साथ अटैक करता है, जिससे ड्रैगन रिएक्ट करता है, पर हिट डायरेक्ट कनेक्ट होता है और ड्रैगन दर्द में चीखते हुए ऊपर उड़ता है, इससे पहले कि वो बुरी तरह नीचे आकर क्रैश हो जाता है, डिफीटेड। वो स्वॉर्ड्समैन डान्हा की तरफ चलकर आता है और उसे कंग्रेचुलेट करता है। उन्होंने आखिरकार टार्टरस के पहले 4 फ्लोर्स क्लियर कर लिए थे। ये आदमी गिल्ड मास्टर संगजुन पार्क है, जिसका वर्ल्ड में 3rd रैंक है। पूरी टीम सेलिब्रेट करना शुरू कर देती है। वो कहता है कि ये बहुत बड़ा दिन है,
क्योंकि उनकी गिल्ड टार्टरस के सबसे डीपेस्ट जोन तक पहुंच चुकी है। फिर भी सबकी हालत एकदम पतली हो चुकी थी। संगजुन दन्हा को थैंक्स बोलता है और कहता है कि उन्होंने ये उसी की वजह से कर पाया। दन्हा इमोशनल होकर कहता है कि वो इतने बड़े क्रेडिट को डिजर्व नहीं करता। पूरी टीम गले मिलती है और हमेशा एक साथ रहने के बारे में बात करती है। संगजुन एहरन को कहता है कि उस ड्रैगन को पीटने में इतना ज्यादा हार्ड ना जाए जो वर्ल्ड में 17th रैंक पर आती है। वो कहती है कि उसे समझ आ गया। उसे पता है कि एहरन को बहुत सारे माना स्टोन्स चाहिए, पर इतनी जल्दी मचाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसे अचानक कुछ फील होता है। ड्रैगन पर से जंप मारते हुए वो वॉर्न करती है कि कुछ बहुत स्पीड से उनकी तरफ आ रहा है। पूरी टीम अंधेरे में घूरती है, ये जानते हुए कि उनके पास एक और फाइट के लिए अब एनर्जी नहीं बची थी। संगजुन सबको रेडी होने को कहता है और एहरन बताती है कि वो लगभग पहुंच ही चुका है। लीडर वॉर्न करता है कि अगर हालत खराब हुए तो सब यहां से भाग जाएंगे। वो पीछे रहकर मॉन्स्टर्स को रोकेगा, पर बाकी लोग इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि वो आखिरी सांस तक उसके साथ फाइट करेंगे। वो स्माइल करता है, पर एहरन उसे बीच में रोकती है। वो यहां आ चुका है। थोड़ी दूर से उन्हें एक इंजन की आवाज सुनाई देती है और फिर उन्हें हेलमेट पहने हुए एक मोटरसाइकिल राइडर की फिगर दिखाई देती है। संगजुन बस घूरता रहता है, ये सोचते हुए कि आखिर वो ये क्या देख रहा है। हमेशा की तरह काम रहकर हीजुन पूछता है कि क्या वो यहां से पास कर सकता है। ड्रैगन को देखकर वो कहता है कि वो लोग अमेजिंग है और उसे खुशी हुई कि ये सब यहां आ गए क्योंकि उसके हेलमेट का असर बस खत्म ही होने वाला था। वो उन्हें एक थम्स अप देता है और सावधान रहने के लिए वार्न करता है। आगे डार्क मैजिक वाले क्रीचर्स हैं। फिर वो अपने स्कूटर पर बैठकर स्पीड से निकल जाता है। पूरी गिल्ड वहां कंफ्यूजन से ऐसी स्टन रह जाती है कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अगला सीन 15 करोड़ के नंबर के बारे में बात करता है। अगर ये साल होते तो आप वापस डायनासोर्स के एज में चले जाते और ये कोरिया की ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। यूजुअली उसे एक डिलीवरी पर अराउंड $3 मिलते थे। इतने पैसों तक पहुंचने के लिए उसे 50,000 जॉब्स करनी पड़ती, पर एग्जैक्टली इतने ही पैसे उसे तब मिलते अगर वो अभी अपने पॉइंट्स एक्सचेंज कर लेता। भाई की स्माइल उसके फेस से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने पूरा दिन उस नंबर को घूरा। हाँ ठीक है, वो सुअर बनने से काफी डर गया था, यहां तक कि एक कुत्ते ने उसे लगभग खा ही लिया था और अंडरवर्ल्ड के गॉड ने उसकी सांस तक अटकवा दी थी। जब वो इस बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि उसने सच में इन पैसों के लिए काफी सफर किया, पर अब इन चीजों का कोई मतलब नहीं था। उसने सच में छप्पर फाड़ के पैसे कमा लिए थे और किसी भी लालच से भरे छोटे कैपिटलिस्ट की तरह उसे अब और ज्यादा चाहिए था। वो कहता है कि अब से तभी उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं और वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले खाना जरूरी है, शायद बियर और फ्राइड चिकन। दूसरी तरफ संगजुन एक कॉन्फ्रेंस में है। वो बहुत थक चुका है और अपने मेंबर्स के साथ बात करने के लिए बाहर आता है। उसके बाद उसे अभी भी हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मिलना बाकी था। इस बंदे को कभी आराम नहीं मिलता। दना पूछता है कि क्या उसने उस डिलीवरी बॉय के बारे में कॉन्फ्रेंस में बताया। वो कहता है नहीं। अभी के लिए उसने इस बात को चुप रखना बेहतर समझा क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आखिर वो बंदा आया कहां से। उन्हें उस बंदे का पीछा करना चाहिए था और उससे क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे, पर हर कोई इतना थका हुआ था और इतने स्टंट थे कि हिला भी नहीं गया। फिर भी पूरी गिल्ड उस राइडर को लेकर क्यूरियस थी। एक ब्लॉन्ड हंटर उसके अजीब हेलमेट और स्कूटर के बारे में बात करता है, ये कहते हुए कि शायद उसे ट्रैक डाउन करना इतना मुश्किल नहीं होगा, पर संगजुन उन्हें अभी इस टॉपिक को ड्रॉप करने को कहता है। उनका काम डंजन्स क्लियर करना है, किसी मिस्ट्री राइडर को हंट करना नहीं। फिर वो बाकी दो लोगों को बताता है कि उन्हें नए वेपन्स की जरूरत है, इसलिए वो सब माइनिंग डंजन की तरफ जाने वाले हैं। दाना कंप्लेन करना शुरू कर देता है, पर आखिर में मान जाता है और पूछता है कि उसे किस तरह का मेटल चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद संगजुन कहता है कि उसे सेलेस्टियल मेटल कहते हैं। इस बीच एमसी अपना फ्राइड चिकन एंजॉय कर रहा था जब उसका फोन अचानक बजने लगता है। वो तुरंत उछलकर खड़ा हो जाता है। वो गॉड्स के किसी ऑर्डर को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था, भले ही वो भूख से मर रहा हो। एक फ्लैशलाइट के साथ वो वहां से खींच लिया जाता है और सीधे माउंटेन्स में पहुंच जाता है। उसके बिल्कुल सामने हेफेस्टस का घर फिर से खड़ा था और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अपना स्कूटर और हेलमेट तो लाना भूल ही गया। जब वो इस बारे में सोच रहा था तभी कोई उसके पीछे अपीयर होता है। फिर एक आवाज उस लड़के को पुकारती है और वो पीछे मुड़कर उसे रोते हुए देखता है। हीजुन पूछता है कि वो वहां बाहर क्या कर रहा है। अभी भी रोते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे बाहर निकाल दिया गया है। हीजुन पूरी तरह बैफल हो जाता है और पूछता है कि हुआ क्या। वो बताता है कि वो अपने भाई डायोनिसस के साथ बैठकर खा और पी रहा था जब कोई वहां आया, उसे डियर बोला, पूछा कि वो फिर से क्यों पी रहा है और उन दोनों को बाहर निकालकर फेंक दिया और ये भी कह दिया कि वापस मत आना। डायोनिसस वहां से तुरंत भाग गया, उस छोटे से ड्वार्फ को अकेला छोड़कर। हीजुन कहता है कि वो समझ गया और फिर पूछता है कि अब उसे क्या डिलीवर करवाना है। बिल्कुल मिजरेबल लगते हुए हेफेस्टस कहता है कि उसे खाने या पीने के लिए कुछ भी दे दो। जब से उसे बाहर निकाला गया है उसने एक निवाला तक नहीं खाया। उसने अपनी बहन से भी रिक्वेस्ट की पर उसके पास कोई नेक्टर नहीं था। अब हीजुन ही उसकी आखिरी उम्मीद है। एमसी को थोड़ी बात समझ तो आती है पर उसे कोई आइडिया नहीं है कि एक गॉड आखिर खाता या पीता क्या है। जमीन पर लेटे हुए हेफेस्टस कहता है कि थोड़ा मीट और दारू मिल जाए तो परफेक्ट होगा। हीजुन अपना फोन चेक करता है और उसे वेट करने को कहता है। एक फ्लैश लाइट आती है जबकि ड्वार्फ अभी भी वहीं जमीन पर पसा रहता है। वो हवा में सूंघने लगता है। तभी हीजुन बियर और चिकन लेकर वापस आता है और कहता है कि उसे ये शेयर करने में खुशी होगी। एमसी कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि पहले वो क्या मांग रहा था और लड़का बताता है कि ये कोरिया का एक क्लासिक कॉम्बो है। ड्वार्फ खुशी से झूम उठता है, ये कहते हुए कि उसने पहले कभी ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक टेस्ट नहीं की। यहां तक कि उसे वो चिकन का पीस देखने में बहुत छोटा लग रहा था, पर जैसे ही वो एक बाइट लेता है वो कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बढ़िया चीज आज तक नहीं खाई। हीजुन सोचने लगता है कि क्या ये बंदा सच में कोई गॉड है। फिर ड्वार्फ उसे एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस करता है और उससे अपना फोन चेक करने को कहता है। उसी वक्त फोन रिंग होता है और वो देखता है कि हेफेस्टस ने उसको फिर से 15,000 पॉइंट्स भेजे हैं। उस नेकी बंदे को विश्वास नहीं होता कि उसने सिर्फ चिकन डिलीवर करके 1.5 लाख कमा लिए। ड्वार्फ यहां तक कहता है कि जब भी उसे कोई जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकता है।
ये ड्वार्फ इस दुनिया का सबसे स्वीट बंदा है और उसको ऑलमोस्ट उसे गले लगाने का मन करने लगता है कि तभी वहां कोई आ जाता है। एक आवाज आती है, डियर, और वो दोनों मुड़ते हैं। हीजुन एकदम फ्रीज हो जाता है जब वो पूछती है कि वो दोबारा दारू क्यों पी रहा है। सीरियसली, ये क्या चल रहा है? ये एफ्रोडाइटी थी, द गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव। प्रोटैगनिस्ट टोटली ब्लोन अवे हो जाता है और कहता है कि उसने आज तक किसी को इतना ब्यूटीफुल नहीं देखा। उसे समझ नहीं आता कि इसकी शादी इस रोते हुए ड्वार्फ से कैसे हो गई। और फिर हेफेस्टस अचानक घुटनों पर गिर जाता है। वो जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि वो यहां सिर्फ इसलिए खा रहा है क्योंकि उसे बाहर निकाल दिया गया था। वो उसको ऐसे घूरती है जैसे बोल रही हो, हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है। ड्वार्फ घबरा जाता है और हीजुन सोचता है कि बेहतर होगा कि वो अपोलोजाइज कर ले। फिर वो हीजुन को उसके नाम से बुलाती है और खुद को एफ्रोडाइट के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। वो सच में गॉडेस ऑफ लव है, उसका चार्म अनबिलीवेबल था। वो माफी मांगती है और हीजुन कहता है इट्स फाइन, वो यहां सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे हायर किया गया था। ये सुनकर ड्वार्फ पूछता है कि क्या वो कुछ और डिलीवर कर सकता है। उसे नहीं पता होता कि क्या कहे, पर एफ्रोडाइट कहती है कि वो एक ऑनेस्ट लड़का लगता है, ऐसा नहीं जिसके दिल में लालच हो। वो कहता है कि वो उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो गॉड्स का डिलीवरी बॉय है। ड्वार्फ को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है, पर सच कहूं तो हीजुन एफ्रोडाइट के लिए कोई जॉब करना ज्यादा पसंद करता। फिर भी ड्वार्फ उसे फौज के लिए कुछ मटेरियल्स लाने को कहता है। वो जगह उसी की सिटी में है और उसे जो चाहिए वो है सेलेस्टियल मेटल। अगले ही सीन में वो ऑलरेडी अपने स्कूटर पर है, ये सोचते हुए कि क्या ये सही जगह है। वो एक और गेट के सामने खड़ा होता है। इस बार सुराई माइंस और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो एक और डंजन में एंटर कर रहा है। जैसे ही उसने लोकेशन देखी, उसने सर्च किया और रियलाइज किया कि ये एक माइन थी। उसने थोड़ा हेजिटेट किया और हेफेस्टस को बोला कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि पिछले डंजन में उसकी जान जाते जाते बची थी। ड्वार्फ ने पूछा क्यों, और उसने एक्सप्लेन किया कि वो कोई हंटर नहीं है और वो लड़ नहीं सकता। वो पहले इसलिए जिंदा बच गया था क्योंकि उसके पास एक हेलमेट था जो उसकी प्रेजेंस को हाइड कर देता था, पर अब वो टूट चुका है। हेफेस्टस कहता है कि अगर हेलमेट टूट गया है तो बस मुझे दे दो, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। एक्साइटेड होकर वो उछल पड़ता है और कहता है कि वो ब्लैकस्मिथ्स का गॉड है, वो किसी भी मिथिकल आइटम को रिपेयर कर सकता है। हीजुन भी एक्साइटेड हो जाता है और अब उसके पास उसका हेलमेट वापस आ चुका है। ये एक रिपेयर्ड रेप्लिका है जिसमें 2 मिनट की लिमिट है और 2 यूजेस हैं। वो दोबारा गेट में एंटर करता है पर अंदर एकदम किसी मेले जैसा लग रहा था जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे पता था कि ये डंजन बहुत पॉपुलर है, पर ये थोड़ा ज्यादा ही भीड़ वाला लग रहा था। उसने सोचा था कि मॉन्स्टर से निपटना सबसे मुश्किल होगा, पर अब उसे रियलाइज होता है कि असली प्रॉब्लम तो उस ओर को ढूंढने के लिए डंजन में इनफ डीप जाना है। इस बीच डोयन वहां आराम से खा रहा होता है। 30 मिनट तक ड्राइव करने के बाद आखिरकार वो एक खाली जगह पर पहुंचता है। प्रॉब्लम यह है कि रास्ता बहुत खराब है और उसका स्कूटर पागलों की तरह आवाज कर रहा है। कम से कम उसे वॉल्स में मिनरल्स दिखना शुरू हो गए हैं, पर वो सेलेस्टियल मेटल ढूंढ रहा है जो एक रेड ग्लोइंग ओर है। वो चलता रहता है, ये सोचते हुए कि उसे और कितनी दूर जाना होगा। फिर वो एक कॉर्नर से घूमता है और एक जायंट स्केलेटन बिल्कुल उसके पास से निकल जाता है। वो पैनिक कर जाता है पर आगे स्पीड में बढ़ता रहता है क्योंकि वो अभी भी इनविजिबल है। तभी उसका स्कूटर किसी चीज से टकरा जाता है। एक स्केलेटन उस आवाज को नोटिस करता है पर कंफ्यूज दिखता है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बुरी खबर यह है कि उसका स्कूटर अब पूरी तरह टूट चुका है। वो 1 सेकंड के लिए रुकता है और फिर स्माइल करता है। वो अब इतना रिच है कि वो जितने चाहे उतने स्कूटर्स खरीद सकता है। तो वो केव में और अंदर की तरफ बढ़ता है और आखिरकार पत्थरों के ढेर के टॉप पर उसे वो सेलेस्टियल ओर दिख ही जाता है। वो ऊपर आता है, अपना हेलमेट उतारता है और स्माइल करते हुए कहता है कि फाइनली उसे मिल गया। प्रॉब्लम उसे बाहर निकालने की है। वो एक साइड से खींचता है, दूसरी साइड से किक मारता है और आखिर में हार मान लेता है। तो अब उसे क्या करना चाहिए? तभी सिस्टम उसकी हेल्प करता है और कहता है कि शॉप में कोई यूजफुल चीज चेक करे। जैसे ही वो उसे ओपन करता है, उसे 4700 पॉइंट्स के लिए एक रिकमेंडेड आइटम दिखता है। ये एक एक्सप्लोरर्स पिकैक्स है जो परफेक्टली माइन कर सकती है, पर सिर्फ एक बार। पर उसके लिए 4700 पॉइंट्स का मतलब 47 मिलियन है और ये तो पागलपन है। उसे याद आता है कि एंट्रेंस पर वो लोग पिकैक्सेस 10,000 में रेंट पर देते हैं। तो वो वहां से जाने लगता है, ये सोचते हुए कि इतने पैसे उड़ाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि जब वो अपने स्कूटर को देखता है तो वो विजिबली बहुत बुरी हालत में है। ये जानते हुए कि ये वापस जाने का ट्रिप सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो डिसाइड करता है कि रिस्क लेना ही सेफर मूव है। वो 4700 पॉइंट्स खर्च कर देता है और पिकैक्स उसके हाथ में अपीयर हो जाती है। फिर वो खुद से कहता है कि वो हेफेस्टस से वापस पैसे मांगेगा और ओर पर जोर से मारता है। हिट क्लियरली कनेक्ट होता है। वो ओर पत्थर से अलग होकर निकलता है और पिकैक्स वहीं इंस्टेंटली टूटकर बिखर जाती है। ओर ढेर से नीचे रोल होता है और वो बेवकूफ की तरह उसके पीछे भागता है। वो उसे उठाता है पर वो इंसेनली हैवी था। काफी स्ट्रगल करने के बाद वो फाइनली उसे स्कूटर पर लोड करता है, ये सोचते हुए कि अगर वो सीधे ओलंपस जा पाता तो कितना इजी हो जाता। पर तभी उसके पीछे एक स्टोन ओगर अपीयर होता है। उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और डर के मारे वहीं फ्रीज हो जाता है। वो मॉन्स्टर इतनी जोर से दहाड़ता है कि पूरी केव हिलने लगती है। एक दूसरे एरिया में डोयन स्केलेटन से फाइट कर रहा था और जब वो आवाज सुनता है तो सोचता है कि वो क्या था। उसे फील होता है कि अंधेरे में से कुछ बहुत स्पीड से आ रहा है और वो लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी हीजुन अपने स्कूटर पर उड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि रास्ते से हट जाओ। डोयन उसे पहचान लेता है कि ये वही टार्टरस वाला बंदा है, पर प्रोटैगनिस्ट स्पीड से उसके पास से निकल जाता है, ये चिल्लाते हुए कि अगर जिंदा रहना है तो भाग जाओ। डोयन के मुंह से एक शब्द भी निकलने से पहले वो बंदा वहां से गायब हो जाता है। फिर उसे अपने पीछे से कुछ आवाज आती है। जब वो क्लियर्स थ्रोट पीछे मुड़कर देखता है तो ओगर सीधा उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है। वो डेस्परेटली चिल्लाते हुए भागना शुरू करता है कि उसे एक राइड चाहिए। सीन कट होता है।
हीजन चिल्ला रहा है कि आज वो बस मरते मरते बचा। हेफेस्टस कहता है कि वो कमाल का फास्ट है, पर अपना लड़का उसे गालियां देना शुरू करता है कि उसने उसे वार्न क्यों नहीं किया कि वो जगह कितनी डेंजरस थी। ड्वार्फ कंफ्यूज लगता है और कहता है कि वहां ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे किसी की जान को खतरा हो। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो स्टोन रॉक भी बहुत बड़ा था। ड्वार्फ अभी भी कंफ्यूज लग रहा था, तो वो कहता है कि वो इसे जाकर लाता है। फिर वो उस रेड ब्लॉक को ले आता है। वो उस मैसिव ओर को जमीन पर ड्रॉप करता है और हेफेस्टस को उस जायंट चीज को देखने को बोलता है जो उसने मांगी थी। ड्वार्फ शॉक में उसे घूरता है और पूछता है कि ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। वो दोनों बस एक दूसरे को घूरने लगते हैं। हीजन उससे मजाक बंद करने को कहता है क्योंकि ये वही सेलेस्टियल मेटल है जो उसे चाहिए था। वो एक्सप्लेन करता है कि हाँ, ये वही है। फिर वो पत्थर उठाता है और कहता है कि उसने इतना बड़ा और इतना प्योर सेलेस्टियल मेटल आज तक नहीं देखा। हीजन उसकी बात से कंफ्यूज हो जाता है। ड्वार्फ उसे वेट करने को बोलता है और उसे कुछ दिखाने जाता है। वो एक छोटा सा पत्थर लेकर वापस आता है और कहता है कि इससे पहले यही सबसे बड़ा टुकड़ा था जो उसने कभी देखा था। फिर वो प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा अमेजिंग हो और जो प्रॉमिस किया था तुम उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो। वो हीजन को देखने को कहता है और हीजन देखता है कि ड्वार्फ उस ओर को लेकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था। इस डिलीवरी के बदले उसे 20,000 पॉइंट्स मिलने थे, पर ओर का साइज बड़ा होने की वजह से उसे 30,000 पॉइंट्स और मिलते हैं। वो इस पे आउट से इतना शॉक्ड होता है कि उसे चक्कर आने लगते हैं। ये लगभग $500,000 मिलने जैसा था। ड्वार्फ कहता है कि उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा क्योंकि एक छोटा टुकड़ा रख लेना और बाकी का उसे वापस कैरी करने को बोलना बहुत अजीब लगता। हीजन जमीन पर गिर जाता है और पूरे दिल से उसे थैंक्स बोलता है। ड्वार्फ उसे खड़े होने को कहता है, पर लड़का कहता है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, उसके पैर भी उसे थैंक्स बोल रहे हैं। बाद में न्यूज में सुराई माइंस में आए अर्थक्वेक के बारे में रिपोर्ट आती है। संगजुन डोयन से पूछता है कि क्या वो सच में ठीक है। वो हाँ कहता है, पर वॉर्न करता है कि माइंस कुछ टाइम के लिए बंद रहेंगी। संगजुन पूछता है कि हुआ क्या था और वो बताता है कि एक जायंट गोलम आ गया था और वही टार्टरस गेट वाला बंदा फिर से अपीयर हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि गोलम शायद उसी का पीछा कर रहे थे। ये सुनकर संगजुन प्रोटैगनिस्ट को रिक्रूट करने के बारे में सोचने लगता है। डोयन कहता है कि वो जरूरत पड़ने पर उसे ट्रैक कर सकता है। उसे बाइक और लाइसेंस प्लेट याद है और उसके पास उस एरिया की रिकॉर्डिंग्स भी हैं। लीडर उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि किसी ऐसे बंदे का गिल्ड में आना बहुत बड़ा फायदा होगा। वो बस इस बात से खुश है कि उस बंदे को चोट नहीं आई और कहता है कि अब यहां से आगे का काम वो संभाल लेगा। डोयन का चेहरा खुशी से चमक उठता है, उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि वो उसके साथ कहीं भी चलने को तैयार है। तभी संगजुन पूछता है कि क्या उसे कोई सेलेस्टियल मेटल मिला। ये सवाल उन दोनों की बोलती बंद कर देता है। इस बीच हीजन स्क्रीन पर 75,000 पॉइंट्स देखता है और किसी इडियट की तरह स्माइल करता है। $500,000 के साथ वो फाइनली एक नया घर खरीदने के बारे में सोच सकता है। वो एक इनसेन अमाउंट कमा रहा था, यहां तक कि टॉप हंटर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी। पर प्रॉब्लम यह है कि उसे पता है कि वो सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से ही जिंदा है। तो वो सोचने लगता है कि क्या शॉप में कोई काम की चीज होगी। वो उसे ओपन करता है और सर्च करना शुरू करता है, पर हमेशा की तरह हर चीज ओवरप्राइस्ड होती है और मोस्टली यूजलेस होती है। सबसे सस्ता वेपन $1 मिलियन का था और वो भी बस रेप्लिकास थे, तो शायद वो ज्यादा टाइम तक न चल पाए। एक सेकंड के लिए वो सोचता है कि शायद मॉन्स्टर से लड़ना अब वर्थवाइल नहीं है। तभी किसी चीज पर उसका ध्यान जाता है। ये एक लेवल 1 रेसिंग सूट है जो यूजर की फिजिकल एबिलिटी को सूट के लेवल के हिसाब से बूस्ट कर देता है। उसकी प्राइस 50,000 पॉइंट्स थी और वो इस बात से अनॉयड होता है कि सिस्टम ने कभी ऐसी अच्छी चीज रेकमेंड नहीं की। फिर भी उसे नहीं पता कि ये सूट असल में कितना स्ट्रांग है और 50,000 पॉइंट्स बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बहुत सोच विचार करने के बाद वो उसे एक वर्क इन्वेस्टमेंट समझकर खरीद लेता है। ये उसे और भी डिलीवरीज करने में मदद करेगा। जैसे ही वो उसे बाय करता है, एक फ्लैश ऑफ लाइट अपीयर होती है और सूट उसके सामने आ जाता है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसके पास सिर्फ 25,000 पॉइंट्स बचे हैं, पर वो पूरी तरह से गियर्ड अप है। जब वो इसे पहनता है तो उसे थोड़ा अजीब फील होता है। ये थोड़ा टाइट था, पर इतना हल्का था कि उसे फील ही नहीं हो रहा था कि उसने कुछ पहना है और उसे गर्मी भी नहीं लग रही थी। वो इसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ डोयन शहर में बेहाल घूम रहा होता है। वो तब से प्रोटैगनिस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर प्लेट नंबर होने के बावजूद उसे कोई एड्रेस नहीं मिल रहा था। क्योंकि उस बंदे ने कोई क्राइम नहीं किया था, इसलिए पुलिस के पास उसकी कोई इन्फो नहीं थी। वो खुद पे चिल्लाता है और सोचता है कि आखिर वो उस हरामी को ढूंढे तो ढूंढे कहां। तभी प्रोटैगनिस्ट अचानक पास में रुकता है और उसे बोलता है कि लाइट ग्रीन हो गई है। डोयन माफी मांगता है और साइड हो जाता है और कहता है कि बहुत लोग शायद एक ही जैसी बाइक चलाते हैं। तभी वो बाइक के साइड पर पड़े स्क्रैचेस देखता है। वो बिल्कुल मैच कर रहे थे और लाइसेंस प्लेट भी सेम थी। वो हीजून को रुकने के लिए चिल्लाता है, पर वो वहां से ऑलरेडी जा चुका था। डोयन उसका पीछा करने की कोशिश करता है। फिर उसकी नजर एक टैक्सी पर पड़ती है। वो जंप मार के अंदर बैठता है और ड्राइवर से उस बाइक को फॉलो करने को बोलता है, पर ड्राइवर उसे ये बोलकर बाहर निकाल देता है कि क्या उसे ये कोई मूवी चल रही लगती है। फिर टैक्सी उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर भी वो भागता रहता है, ये सोचते हुए कि वो उस रास्ते पर तब तक जाएगा जब तक बाइकर रुक न जाए। काफी देर भागने के बाद वो आखिरकार थककर और सांस फूलने के कारण गिर पड़ता है। एक औरत उससे आकर पूछती है कि क्या वो ठीक है, और वो कहता है कि वो ठीक है। वो औरत कहती है कि वो उसे एक बहुत बड़ी गिल्ड से जानती है, पर वो कहता है कि उसे कोई गलत फहमी हुई होगी। किसी बड़ी गिल्ड का मेंबर ऐसे जमीन पर तो नहीं पड़ा होगा। उसके पास अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि वो स्टूपिड डिलीवरी गाय कहां गया। तभी एक चीख सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। उसे एक बुरी फीलिंग आती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो आसपास चेक करता है, पर उसे बाइक कहीं नहीं दिखती। फिर भी उसकी गट फीलिंग उससे कहती है कि ये उसी बंदे का काम है। कुछ बुढ़े लोग उसे सावधान रहने की वार्निंग देते हैं, ये कहते हुए कि पहाड़ी से आने वाली एको एवलांच ला सकती है। वो उनसे चिंता न करने को कहता है।
वो एक मेजर गिल्ड से है और दोबारा भागना शुरू कर देता है। एक बार फिर वो उस थके हारे प्रोटैगनिस्ट का पीछा कर रहा था। तभी उसकी नजर साइड पर जाती है और वो एक पत्थर देखता है जिसमें से आर पार एक साफ होल हुआ था। वो कहता है कि ये किसी ने आम तरीके से तो बिल्कुल नहीं किया होगा। एक बी रैंक हंटर पत्थर तोड़ सकता है, पर इस तरह का परफेक्ट होल बनाना इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। ये पक्का किसी मैजिक या डिवाइन पावर का काम है। अगर ये बाइकर ने किया है तो उसे किसी भी हालत में उसे गिल्ड में लाना ही होगा। घर वापस आकर स्नीकी हीजुन पूरी तरह एग्जॉस्टेड है। अभी भी इस बात से शॉक्ड है कि उसने उस रॉक में होल कैसे किया। कुछ देर के लिए तो वो अपनी बाइक से भी तेज भाग सकता था। अब वो थ्रिल्ड है और किसी भी डंजन में जाने के लिए रेडी महसूस कर रहा है। उसका फोन दोबारा रिंग होता है, पर इस बार किसी हाप की जगह ये एक चाइनीज इंस्ट्रूमेंट है। वो लोकेशन चेक करता है। क्योंकि ये ओलंपस नहीं है तो पक्का कोई डंजन ही होगा। वो बकियांग में डंजन्स देखता है और जैसा उसने सोचा था वहां माउंट हुआ गो नाम का एक डंजन था। क्योंकि उस डिलीवरी में कोई टाइम लिमिट नहीं थी, वो डिसाइड करता है कि वो पहले सूट के रिचार्ज होने का वेट करेगा। उसे ये नहीं पता होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गिल्ड की वो ब्लॉन्ड लड़की उसे देख रही होती है। संगजुन ने पहले ही सब कुछ सुन लिया था। डोएन ने रिपोर्ट दी कि अगर वो इस एरिया में हंटर्स को फैला देंगे तो वो उसे आखिरकार ढूंढ ही लेंगे। संगजुन ने कहा कि बिना किसी फोटो के ये काम नहीं करेगा, पर डोएन ने उसे रिलैक्स करने को कहा। फिर उसने उससे उस बाइकर का एक परफेक्ट स्केच दिखाया। लीडर पूछता है कि क्या ये सच है। ये बंदा देखने से कहीं ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। डोएन उस रॉक के बारे में बताता है जिसमें होल था। ये कोई नॉर्मल प्रोटैगनिस्ट कभी नहीं कर सकता। यांग वान इस वक्त शायद कोरिया की टॉप गिल्ड हो सकती है, पर दूसरी सबसे बड़ी ब्लैक ड्रैगन गिल्ड ने भी पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रो किया है। प्रॉब्लम यह है कि वो पावर बढ़ाने के लिए कोई भी इलीगल काम कर लेंगे। लीडर कहता है कि वो इस तरह के टैलेंट को उनके हाथ में लगने नहीं दे सकते, खासकर जैसे शेरी काम वो आजकल कर रहे हैं। डोएन कहता है कि वो उस बंदे को रिक्रूट करने का भरोसा दे सकता है। अगले दिन जब हीजन माउंट हुआगो पहुंचता है तो उसे एंट्रेंस पर एक क्राउड दिखता है। हालांकि ऑनलाइन ये डंजन इतना पॉपुलर नहीं लग रहा था। जैसे ही वो पास जाता है, एक आदमी उसे वहीं रुकने को कहता है। चौंकते हुए वो देखता है कि वो आदमी असल में उसके पीछे खड़े एक छोटे बच्चे से बात कर रहा है। वो लोगों को ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के बारे में बात करते हुए सुनता है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि ये उन गिल्ड्स में से एक है जिन्हें गेट्स टेक ओवर करने की आदत है। फिर भी वो अंदर जाता है क्योंकि उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। डंजन में एंटर करते ही उसे एक मैसेज मिलता है कि वो डिलीवरी पॉइंट के बहुत करीब है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और फोन कहता है कि वो बिल्कुल उसके ऊपर ही खड़ा है, जिससे वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो पहाड़ के ऊपर देखता है और रियलाइज करता है कि डिलीवरी पॉइंट टॉप पर है। स्टोन गोलम को याद करके वो नर्वस हो जाता है, पर अब उसके पास सूट है तो उसे पूरा यकीन है कि जो भी होगा वो संभाल लेगा। वो आगे बढ़ने के लिए अपना हेलमेट निकालता है। तभी कोई डिलीवरी मैन को आवाज लगाता है। जमीन के अंदर से एक फेस उससे बात कर रहा था। हीजन फ्रीज हो जाता है। एक बंदर का सर उससे बात कर रहा था। बंदर उसे रिलैक्स करने को कहता है। क्या उसने पहले कभी किसी बंदर से बात नहीं की है? उसे नहीं समझ आता कि वो क्या कहे, और वो पूछता है कि क्या बंदर ने ऑर्डर प्लेस किया था। बंदर कहता है कि एक पंख वाले टॉप पहने बच्चे ने उसे बताया था कि अगर वो दिल से मन्नत मांगेगा तो कोई उसकी विश पूरी करने आएगा। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि जरूर उस विंग्ड हैट किड का ही हाथ इन सब के पीछे होगा। बंदर कहता है कि उसे हीजन से कुछ चाहिए और एमसी उसे उस चीज का नाम बताने को कहता है। बंदर अपने आप को द ब्यूटीफुल मंकी किंग या फिर द विक्टोरियस बुद्धा की तरह इंट्रोड्यूस करता है। बाकी लोग उसे द ग्रेट सन वुकोंग के नाम से बुलाते हैं। हीजन इंस्टेंटली गोकू को सोचता है और करीब जाकर पूछता है कि वो वहां क्यों फंसा हुआ है। सन वुकोंग बताता है कि उसे जेड एम्परर के ट्री से पीच चुराने पर पनिश किया गया था। वो सिर्फ एक बाइट लेना चाहता था, पर जैसे ही उसने उन्हें टच किया उसे पहाड़ के अंदर सील कर दिया गया। हीजुन कहता है कि वो समझ गया और उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वुकोंग कहता है कि ये बहुत सिंपल है, उसके पीछे वाला रास्ता फॉलो करो और उसे कचरे का एक ढेर मिलेगा। वहां एक हिडन बॉक्स है और वो चाहता है कि उसे वापस लाया जाए। हीजुन चेक करता है और देखता है कि ये 6 मील की दूरी पर है। क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं है, वो कहता है कि वो जल्दी वापस आएगा और निकल पड़ता है। पर वो छोटा बंदर एक स्नीकी स्माइल देता है। कहीं और जंगल में कुछ एडवेंचरर्स सोच रहे हैं कि क्या उन्हें माउंट हुआगो का बॉस मिल गया है। वहां एक बड़ा जायंट गोलम बैठा था। एक लड़की आगे आती है और उन्हें डरने से मना करती है। ये द मास्टर ऑफ ब्लैक ड्रैगन गिल्ड जोहान है। ये इतनी डेंजरस थी कि इसकी प्रेजेंस को डायरेक्टली एफ्रोडाइट से कंपेयर किया जा सकता है। उसे पता है कि यांगवान गिल्ड ने टार्टरस के पहले 4 लेवल्स क्लियर कर लिए हैं, पर अगर ब्लैक ड्रैगन इस 8 ट्राइग्राम बॉस को हरा देता है तो शायद वो टॉप गिल्ड बन जाए। वो सबको अटैक करने का ऑर्डर देती है और उसके पीछे वाली ब्लॉन्ड लड़की टैंक्स को आगे बढ़ने को कहती है। लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, ये कहते हुए कि वो चीज मूव नहीं कर रही है, पर कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही एक आदमी आगे बढ़ता है, जमीन धंसने लगती है और एक क्रीचर बाहर आने लगता है। वो इतना मैसिव था कि उसकी परछाई पूरी टीम के ऊपर पड़ रही थी। उसकी सिर्फ एक दहाड़ सबको डराकर हिला के रख देती है और वो कहते हैं कि वो ऐसी चीज से नहीं लड़ सकते। पर ब्लॉन्ड लड़की वार्निंग देती है कि जो भी भागेगा उसे गिल्ड मार देगी। एडवेंचरर्स चिल्लाते हैं कि वो उन कचरे जैसे वेपन्स के साथ उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। फिर एक रेड हेड सबको तैयार होने को चिल्लाता है। अगर उन्होंने अब अपना फोकस खोया तो वो कुचल दिए जाएंगे। ग्रुप हेजिटेट करता है और फिर अटैक करने बढ़ता है। ब्लॉन्ड लड़की रेड हेड से पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि उनका प्लान काम करेगा। वो क्लीनली कहती है कि उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। जंगल में हीजोन अपने स्कूटर पर जा रहा था, तभी एक भूकंप आता है। यहां तक कि मॉन्स्टर्स भी उसी डायरेक्शन से भाग रहे थे। दूर से धुआं आते देख उसे पता था कि ये कुछ बुरा होने वाला है। अपना सूट कूल डाउन पर होने के बावजूद वो चेक करने का डिसाइड करता है। तब तक एडवेंचरर्स ऑलरेडी उसके हाथों पिट रहे थे। उसका बस एक स्टॉम्प सबका सफाया कर रहा था। उनकी पीछे वाली फोर्स भी हेल्प करने का ट्राई करती है, पर उनके एरोज का कोई असर नहीं हो रहा था।
ये रियलाइज करके कि उनके अटैक्स काम नहीं कर रहे, रेडहेड की नजर लीडर के पास खड़े एक मेज पर जाती है। वो कहता है कि वो यहाँ बस रजिस्टर करने आया था, फाइट करने नहीं। पर जोहन कहती है कि अगर वो सब वहां से जिंदा बच गए तो उसकी गिल्ड की रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है। वो कंफ्यूजन में था। फिर वो पंच मार के उसे बेहोश कर देती है और कहती है कि वो वहां सिर्फ उसे उस जगह को क्लेम करने में हेल्प करने के लिए है। बैटल इतनी लाउड थी कि किसी का भी उन पर ध्यान नहीं जाता और बाकी सब लोग बॉस को पीछे की तरफ ढीलते रहते हैं। रेडहेड एक जंप स्किल का यूज करके सीधे गोलम पर कूदता है और सीधे उसके सर पर एक परफेक्ट शॉट मारता है। वो चिल्लाता है कि उसने एक चांस बना दिया है और सबको अटैक करने को बोलता है। तो पूरी टीम घेर के उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है। कड़ी मेहनत के बाद वो आखिर जमीन पर गिर ही जाता है। टीम चीयर करती है, ये सोचते हुए कि उनके अटैक्स फाइनली असर कर रहे थे। वो इस बात पर पूरा यकीन करते हुए जश्न मनाते हैं कि वो अब आखिर जिंदा बच निकालेंगे। तभी वो गोलम अचानक फिर से उठ खड़ा होता है। उसके गियर्स हीट अप हो रहे थे और वो दोबारा उठने लगता है। जोहन बिल्कुल खुश हो जाती है। बॉस अब फेज 2 में एंटर कर रहा था। अब वो और भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर लग रहा था। पीछे से हीजुन ये सब देख रहा था और सोचता है कि वीडियो में लाइक का बटन कहाँ है। मेरे दोस्तों, अगर इस पर अच्छे व्यूज आए तो मैं इसका पार्ट 2 भी जरूर लाऊंगा, तो उस छोटी सी बेल आइकन पर हिट जरूर कीजिएगा। फिर याद करो पिछला चैप्टर कैसे एंड हुआ था, जब मंकी ने हीजुन से कुछ जंक लाने को कहा था और वो डंजन में एंटर कर गया था। वहां पहुंचते ही उसने लाइक बटन दबा दिया था। और दूसरी तरफ डोएन कहता है कि वो कल सुआन में था और अब बुच्चन जा रहा है। बेचारा बंदा कितनी मेहनत कर रहा है हीजुन को ढूंढने के लिए। वो टेक्निकली पूरा प्रोविंस पार कर चुका है। जब वो सोंजू माउंटेन की एंट्रेंस पर पहुंचता है उसे वहां कोई नहीं दिखता, जिससे वो काफी सैड हो जाता है। तभी एक मोटा चश्मे वाला बंदा उसे बुलाता है। डोएन उसे पूछता है कि वो कहां से आया है और वो आदमी पलटकर जवाब देता है। बोलता है कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो और बताओ कि तुम कौन हो। तो डोएन अपना नाम बताता है और पूछता है कि उस बंदे का एक्चुअली इरादा क्या है। उसे ऑलरेडी यकीन हो गया था कि ये आदमी एसोसिएशन से नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन से है। तो वो उससे हल्के से पुश करते हुए आगे निकलता है और उसे रास्ते से हटने को कहता है। वो मोटा आदमी उसे लगातार वार्न करता रहता है कि अंदर मत जाओ, पर क्योंकि वो उसे रोक नहीं पाता, डोएन वैसे भी अंदर चला जाता है। इससे उसका शक सच साबित हो जाता है। अगर उन्होंने लोगों को बाहर रखने के लिए गार्ड्स लगाए हैं तो इसका मतलब अंदर पक्का कोई बॉस होना चाहिए। वो दौड़ लगाता है, ये कहते हुए कि उसे लोगों को वार्न करना पड़ेगा क्योंकि ये जगह ऑलरेडी अबैंडन थी। 8 ट्राइग्राम्स के खिलाफ असली फाइट तब शुरू होती है जब मॉन्स्टर फेज 2 में एंटर करता है और तभी हीजुन वहां पहुंचता है। उस जायंट मॉन्स्टर को देखकर जिसके पेट से लेजर निकल रहा था, उसे रियलाइज होता है कि यही वो जंक है जिसके बारे में मंकी ने बात की थी। अपने सूट के होने के बावजूद उसे नहीं लगता कि वो इसे हरा सकता है। कांपते हुए वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर एक रेडहेड लड़के और उसके पास खड़े एक ग्रुप पर पड़ती है। वो तुरंत उन्हें ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के मेंबर्स के रूप में पहचान लेता है। जो लोग वहां से भागना चाहते थे उन्हें जोरदस्ती फाइट में वापस घसीटा जा रहा था, जबकि वो लोग रो रोकर वहां से निकलने की भीख मांग रहे थे। फिर एक बहुत अजीब चीज होती है। वो ब्लॉन्ड लड़का उस मेज को साथ लेकर उस मॉन्स्टर की चेस्ट पर जंप करता है। इससे हीजुन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसका प्लान क्या है। वो ब्लैक ड्रैगन मेंबर उस एडवेंचरर को उस जलते हुए कोर की तरफ फेंकने लगता है। वो आदमी रोते हुए उसे ना फेंकने को कहता है, बोलता है कि वो मर जाएगा, पर वो ब्लॉन्ड कहता है कि ये उसकी अपनी गलती है कि उसने भागने की कोशिश की। जैसे ही वो उसे नीचे गिराता है, हीजुन स्पीड से आता है और उसे सीधे फेस पर मुक्का मारता है, उसे हरामी कहते हुए। ब्लैक ड्रैगन का लीडर हैरान रह जाता है, ये सोचते हुए कि ये बंदा आखिर है कौन। इसने एक बी रैंक एडवेंचरर को एक पंच में कैसे गिरा दिया। अपना लड़का उस आदमी को एक हीरो की तरह बचाता है, यहाँ तक कि उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वो एडवेंचरर उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, पर वार्न करता है कि यहाँ रुकना बहुत डेंजरस है। हीजुन चारों तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि वो बॉस और पूरी ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के बीच में फंस गया है। उसे पता था कि वो इस केओस का फायदा उठाकर बॉक्स पकड़कर भाग सकता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो उस आदमी को चिंता न करने को कहता है। वो बस किसी को ऐसे ही बिना वजह मरते हुए नहीं देख सकता था। ब्लैक ड्रैगन लीडर पूछती है कि सब लोग क्यों रुक गए, जबकि हीजुन सोच रहा था कि ये पूरी मुसीबत इन बेवकूफों की वजह से ही हुई है। उसके सूट में सिर्फ 2 मिनट और 17 सेकंड्स बचे थे, तो उसने सोचा कि अब उसे हर हाल में मूव करना ही होगा। रेडहेड बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे लगा था कि वो बस जीतने ही वाले थे। बॉल्ड आदमी उससे पूछता है कि क्या उसे आर्चर्स को आगे भेजना चाहिए, पर वो उसे मना कर देती है। वो एक्सप्लेन करती है कि उन्हें पहले काफी सारी बॉडीज चाहिए। यही 8 ट्राइग्राम्स को हराने की ट्रिक है। फेज 1 से फेज 2 के बीच शिफ्ट होते वक्त बॉस मूव नहीं कर सकता। अगर वो उसकी चेस्ट में सैक्रिफाइसेस डाल दे तो फाइट काफी आसान हो जाती है। फिर वो टकला आदमी उसे ऊपर देखने को बोलता है। हीजुन ने ऑलरेडी इतनी ऊंची जंप लगा ली थी कि वो बॉस के भी ऊपर पहुंच गया था। वहां ऊपर से उसे उस बॉस के सर में एक क्रैक दिखाई देता है, जैसे कि वहां से कुछ निकाला जा सकता हो। उसे पूरा यकीन था कि वही उसका वीक स्पॉट है, तो वो एक पंच मारता है और मुक्का सीधे उस मॉन्स्टर के सर पर लगता है। लीडर कांपने लगती है, ये सोचते हुए कि वो इडियट कर क्या रहा है। इस हिसाब से तो वो बॉस को उठा देगा, इसलिए वो सबको उसे रोकने का ऑर्डर देती है। उसे कोई परवाह नहीं थी कि वो जिएगा या मरेगा। वो बस इतना चाहती थी कि वो रुक जाए। गिल्ड उस बॉस पर एरोस चलाने लगती है। हीजुन का सूट अब बस 1 मिनट और 31 सेकंड्स दिखा रहा था। जैसे जैसे वो बॉस के सर पर मुक्के बरसाता जा रहा था, वो चिल्ला चिल्लाकर मांग कर रहा था कि ये बस अब टूट जाए। तभी एक वार्निंग विंडो पॉपअप होती है और उसकी बॉडी अपने आप एरोस को डॉज करना शुरू कर देती है। वो शॉक्ड हो जाता है, ये सोचते हुए कि ये लोग आखिर उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। टकला बंदा लीडर को बोलता है कि ये अजनबी तो एरोस को किसी गॉड की तरह डॉज कर रहा है। वो पीछे से आने वाले एरोस को भी बिना देखे डॉज कर रहा था, जब तक कि एक एरो सीधे जाकर ओगर की आंख में नहीं लग गया। वो दरिंदा कांपने लगता है और उसकी आंख चमकने लगती है। टकला आदमी सोचने लगता है कि क्या उसे रोकने के लिए उन्हें सबकी जरूरत पड़ेगी। फिर वो फ्रंट लाइन को चार्ज करने का ऑर्डर देता है।
हीजुन सोचता है कि आखिर ये कब रुकेगा। वो मॉन्स्टर ऐसे एरोज से कवर हो चुका था जैसे उसने कोई विग पहनी हो। फिर उसके नीचे की जमीन हिलने लगती है। कैप्टन अपना फैन नीचे गिरा देती है, ये जानते हुए कि अब वो सच में किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। दरिंदे की आंख पूरी तरह चमकने लगती है। फेज 2 कंप्लीट हो चुका था। हीजुन कंप्लेन करता है कि वहां ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी है, जबकि नीचे खड़े सब लोग बुरी तरह कांप रहे थे। वो गोलम एक जोर की दहाड़ के साथ जमीन पर अपना पैर मारता है और उसका एक ही वार पूरी फोर्स का सफाया कर देता है। टकला आदमी लीडर से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसे पता था कि अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। गोलम को अपने सामने देखकर उसे पूरा यकीन था कि वो सब जलकर राख होने वाले हैं, पर उनके ठीक ऊपर हीजुन अभी भी पंच पे पंच मार के उस मॉन्स्टर का माथा तोड़ने में लगा हुआ था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो आदमी अभी भी वहां ऊपर जिंदा है। प्रॉब्लम यह थी कि उसके सूट में अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचे थे। वो पंच मारता रहता है और टाइम गिरकर 8 सेकंड्स पर आ जाता है। 5 सेकंड्स बचे होने पर वो बस उसे टूट जाने की दुआ मांगता है। फिर सिर्फ 1 सेकंड बचता है। वो आखिरी पंच मारता है और उस क्रीचर का सर उड़ा देता है। जब धुआं हटता है, डोयन वहां पहुंच चुका होता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वो क्या दिख रहा है। जमीन पर गिरे हुए बॉस को देखकर वो सोचता है कि क्या सच में इस लड़के ने उसे अकेले हरा दिया। किसी न किसी तरह डोयन को हीजुन के साथ एक कनेक्शन फील होने लगता है। उन दोनों का लड़ने का स्टाइल काफी सिमिलर लग रहा था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे यहां मिलेगा। वो हीजुन की तरफ भागता है और कहता है कि उसे आज ही उसे गिल्ड में रिक्रूट करना पड़ेगा। नीचे ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स अभी भी जिंदा थे और जोहन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस लूजर ने 8 ट्राइग्राम्स को अकेले हरा दिया। टकला आदमी उससे ऑर्डर्स मांगता है और वो उसे धुआं हटते ही उस लड़के को पकड़ने का ऑर्डर देती है। उसे पता था कि वो बॉस को हराने जितना ताकतवर था, पर अब वो जरूर थक चुका होगा और वो किसी ऐसे इंसान को बचकर नहीं जाने दे सकती जिसने ब्लैक ड्रैगन का प्लान बर्बाद कर दिया हो। फिर उनके ठीक सामने एक एक्सप्लोजन होता है। ये डोयन था जो उन्हें ग्रीट कर रहा था। पूरी गिल्ड उसे एक बार में ही पहचान लेती है। वो कहता है कि उसका शक बिल्कुल सही था कि इन सब के पीछे वही लोग थे और उसे उनके उस प्लान का ऑलरेडी पता चल चुका था, जिसमें वो उन नए रिक्रूट्स को सैक्रिफाइसेस के तौर पर यूज करने वाले थे। जोहान ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वहां अचानक से अपीयर होगा, इसलिए वो सबको तैयार होने का ऑर्डर देती है। उसकी तरफ इशारा करते हुए वो कहती है कि अब यही उनका टारगेट है और कोई भी गलती से भी अपना ध्यान न हटाए। जोहान चिंतित थी कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जीत सकती है। जो वो सच में जानना चाहती थी वो ये था कि आखिर हीजुन गया कहां। तभी एक और गिल्ड मेंबर उसके पास आता है और कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। वो पूछती है कि क्या है। वो घबराते हुए बताता है कि वो हेलमेट वाला बंदा गायब हो गया है। बेचारी जोहान और डोयन भी इस बात से अनजान थे कि अभी अभी क्या हुआ और वो गुस्से में चिल्ला पड़ती है। डोयन मुसीबत में था। वो अकेला उन सब के सामने फंस गया था। वो गलती से इस सब में घसीटा गया था। हीजुन अपने हेलमेट के साथ भाग गया था क्योंकि उसे लगा था कि वो मरने वाला है। वो नियरली ओलंपस में वापस आ गया था और वो भी किसी डिलीवरी के कारण नहीं। बेचारा सोचता है कि जब वो कोई हंटर ही नहीं है तो उसने उन लोगों की हेल्प ही क्यों की। वो खुद से वादा करता है कि वो ये गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। तभी दूर किसी चीज पर उसकी नजर पड़ती है। उसे सेपियन ट्रू माउंटेन सिटी दिखाई देती है। वो सोचता है कि क्या बॉस को मारने की वजह से ये डंजन गायब हो रहा है। डंजन्स तब बनते हैं जब गेट्स को लंबे समय तक क्लियर नहीं किया जाता, और एक बार जब ऐसा हो जाता है तो कोई भी अंदर जाकर बॉस को मार सकता है, पर ये इंसेनली हार्ड होता है। आमतौर पर सिर्फ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हंटर्स ही ऐसा कर सकते हैं, पर इस बार जिसने इसे क्लियर किया था वो लिस्ट में एज अ डिलीवरी वर्कर रजिस्टर्ड था। वो बस दुआ करता है कि इससे कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए और फिर से सोचने लगता है कि आखिर वो इस सब में फंसा ही क्यों। फिर उसे याद आता है वापस उस मंकी के पास। मंकी कहता है कि लड़के ने एक्सपेक्ट किए गए टाइम से ज्यादा लगा दिया। रोते हुए हीजुन कहता है कि ये रिक्वेस्ट इम्पॉसिबल थी। मंकी उसे बात घुमाने से रोकता है और एक्सप्लेन करने को बोलता है। हीजुन गाली देता और कहता है कि बंदर ने उसे जंक बुलाया था, पर वो एक जायंट ओगर था जिसके हर एक कदम से जमीन हिलती थी और उसके पास एक लेजर था जिसने उसे लगभग जिंदा जला ही दिया था। वुकोंग कहता है कि ये इम्पॉसिबल है और पूछता है कि क्या 8 ट्राइग्राम्स पागल हो गए थे, क्योंकि नॉर्मली वो एक शांत क्रीचर है जो तब तक एक जगह टिक कर रहता है जब तक उस पर कोई हमला ना करे। तब प्रोटैगनिस्ट को समझ में आता है कि अगर ब्लैक ड्रैगन ना होता तो ये बहुत आसान होता। अब वो पूरे गुस्से में था और उनका सर फोड़ना चाहता था। उन हरामियों की हिम्मत कैसे हुई उसकी डिलीवरीज के बीच आने की। मंकी कहता है कि इस स्टोरी को सुनकर तो यही लगता है कि शायद उसे वो बॉक्स नहीं मिला, पर हीजुन कहता है कि उसे मिला। वुकोंग पूछता है कैसे, और हीजुन कहता है कि उसने उस मॉन्स्टर का सर फोड़ दिया और वुकोंग को बॉक्स ला कर दिया, ये पूछते हुए कि आखिर उसमें ऐसा क्या स्पेशल था। बंदर हंसने लगता है और अपने इमोशंस को खोते हुए उसे इनक्रेडिबल बोलने लगता है। भले ही वुकोंग ने उस क्रीचर को हेवंस में हरा दिया हो, पर उसका अर्थ वाला वर्जन अभी भी किसी भी ह्यूमन को मिटा सकता था। वो प्रोटैगनिस्ट का नाम पूछता है और हीजुन जवाब देता है। बंदर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि आज वो हीजुन ली से मिला। तभी बॉक्स से अचानक कुछ बाहर निकलता है। वो ब्लास्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट हवा में शूट कर जाता है। जब हीजुन अपनी आंखें खोलता है तो बंदर स्टाफ को पकड़े हुए होता है, ये कहते हुए कि हीजुन ने उसे बचाया और अब वो उसका कर्जदार बन गया है। अगर ये लड़का नहीं होता तो वो वहां बरसों तक फंसा रहता। हीजुन उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो गोल्डन स्टाफ था। वुकोंग सीटी बजाता है और उसके नीचे एक बादल बन जाता है। वो हीजुन को वार्न करता है कि जेड एम्परर के आने से पहले उसे वहां से निकल जाना चाहिए। फिर वो ये कहकर उड़ जाता है कि वो एक दिन दोबारा मिलेंगे। हीजुन के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उसे वुकोंग के जाने या पेमेंट स्किप करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर तभी एक थैला उसके चेहरे पर आकर गिरता है। वुकोंग कहता है कि वो सस्ता नहीं है, पेमेंट ऑलरेडी वहां है। उस थैले में जो भी है वो सिर्फ उसकी इतनी सारी मेहनत के लिए एक एक्स्ट्रा बोनस है। हीजुन पूछता है कि उसमें क्या है, पर बंदर ऑलरेडी वहां से जा चुका होता है। उस सैक से एक गोल्डन लाइट चमकती है। वो उसे खोलता है, ये सोचते हुए कि क्या ये सच में सिर्फ एक बोनस है। बाद में घर वापस आकर हीजुन न्यूज देखता है।
वो ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के खिलाफ लगाए गए कई एक्यूजेशंस के बारे में बात कर रहे थे। ये जानकर उसे थोड़ी राहत मिलती है कि आखिरकार उन हरामियों को अपने किए की सजा मिल रही थी। जिस आदमी को हीजुन ने बचाया था, उसने रिपोर्टर्स को बताया कि कोई भी अंदर इस उम्मीद से नहीं गया था कि उन्हें बॉस से फाइट करनी पड़ेगी। फिर रिपोर्टर ने उस हेलमेट वाले इंसान के बारे में पूछा जिसने सबकी जान बचाई। मुस्कुराते हुए उस सर्वाइवर ने कहा कि वो बंदा ठीक उस वक्त आया जब वो जिंदा जलने ही वाला था। उसने 8 ट्राइग्राम्स को अकेले हरा दिया और उसके बिना उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाता। हीजुन ने मुस्कुराते हुए सोचा कि उसकी इतनी मेहनत किसी के तो काम आई। जब उसकी बॉडी खुद से मूव करने लगी तो उसे लगा था कि वो पागल हो गया है, पर आखिर में सब सही हो गया और किसी को भी उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चली। फिर भी सबसे बेस्ट पार्ट तो पैसा ही था। उसके अकाउंट में अब 95,300 पॉइंट्स थे। उसे इस एक डिलीवरी से 70,000 पॉइंट्स मिले थे। हालांकि उसका एक हिस्सा अभी भी ये फील करता था कि उस बॉस को हैंडल करने के लिए उसे और भी ज्यादा मिलना चाहिए था। फिर भी वो काफी सेटिस्फाइड था। उसने पैसे कैश आउट कर लिए थे। ये एक जॉब से लगभग $700,000 थे, जो कि एक शानदार अपार्टमेंट के लिए काफी थे। और उसे एक ऐसा रिवॉर्ड भी मिला जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। द ग्रेट वुकोंग के बालों का एक स्टैंड। इसे अपनी हथेली में रखो और इस पर फूंक मारो और ये वुकोंग का एक क्लोन समन कर देता था। हीजुन थ्रिल था क्योंकि ये बाद में उसकी जान बचा सकता था। आजकल अजीब अजीब मॉन्स्टर्स हर जगह आने लगे थे। अगर ये सिर्फ एक क्लोन भी था तो वुकोंग ही ना। उसने उसे देखते हुए एक सिली मंकी फेस भी बनाया। उसके लिए ये इफेक्टिवली एक एक्स्ट्रा लाइफ जैसा ही था। तभी एक नई डिलीवरी रिक्वेस्ट आई। उसने अपना जैकेट पहना, हेलमेट लगाया और अगली जॉब के लिए रेडी हो गया। इस बीच एक हॉस्पिटल में कोई तेज स्टेप्स के साथ हॉल में दौड़ रहा था। ये गिल्ड लीडर था जो डोएन को पुकारते हुए चला आ रहा था। डोएन को गिल्ड ने सच में बहुत बुरी तरह पीटा था और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसने पूछा कि लीडर यहाँ क्या कर रहा है, क्या उसे आज बुसुसान में नहीं होना चाहिए था। लीडर ने बताया कि उसने वहां का काम निपटा लिया है और वो उसके बिना नहीं रह पाया। डोएन की इस हालत का आधा ब्लेम उसका था, पर लड़का बोला कि ऐसा नहीं है। उसने हालत को समझने में गलती की और ऐसी सिचुएशन में कूद पड़ा जिसमें उसे नहीं आना चाहिए था। उसे उन ब्लैक ड्रैगन वाले क्रीप्स के पास थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। संगजुन आग बबूला हो गया था। उनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी गिल्ड के किसी को पीटने की। उसने कहा कि एरीज को डोएन के साथ आना चाहिए था। अगली बार वो उन गाइस को खुद क्रश कर देगा। फिर उसने पूछा कि क्या डोएन ठीक है। डोएन ने जवाब दिया कि डॉक्टर्स ने कहा कि हालत बहुत खराब है। संगजुन घबरा गया और पूछने लगा कि क्या उसका हंटर करियर खत्म हो गया, पर ये नालायक तो बस उसके साथ प्रैंक कर रहा था और हंसने लगा कि लीडर सच में उसकी इस बात पर बिलीव कर गया। उसके आर्म में बस एक छोटा सा फ्रैक्चर था और वो जल्दी ही वापस पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। वो लीडर के मुंह पर हंसता है, पूछता है कि क्या आपको सच में लगा कि मैं इस छोटी सी बात पर गिव अप कर दूंगा। संगजुन उसके गाल को खींचता है और कहता है शायद आज रिटायर होने के लिए एक अच्छा दिन है। डोएन पलटकर कहता है कि वो हमेशा अपने लीडर को फॉलो करेगा। थोड़ी देर बाद लीडर पूछता है कि क्या ये सच है, क्या सच में उस लड़के ने अकेले 8 ट्राइग्राम्स को हरा दिया। डोएन ने कहा कि उसने उस बंदे को एक पंच में मॉन्स्टर का सर फोड़ते हुए देखा। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते किसी को खाली हाथ इतनी आसानी से जीतते देखने से उस पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा था। फिर उसने पूछा कि उस लड़के को ढूंढने के लिए जो टीम भेजी थी उन्हें कुछ मिला क्या। संगजुन ने उदासी से कहा नहीं। कैमरा ने उसे एक गली में जाते हुए दिखाया और फिर वो गायब हो गया। आसमान में ऊंचाई पर हीजुन छींक मारता है, ये सोचते हुए कि वहां ऊपर कितनी ठंड है। थोड़ी देर बाद वो हेफेस्टस के घर पहुंचा जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म था। उसने दरवाजा खोला और अपने दोस्त को ग्रीट किया, पर प्रोटैगनिस्ट इतना फोकस था कि उसने नोटिस ही नहीं किया। तो हीजुन बैठ गया, ये सोचकर कि वो तब तक वेट करेगा जब तक वो बंदा अपना काम खत्म नहीं कर लेता। उस गर्म से कमरे में उसे थोड़ी नींद आने लगी। वो गर्मी उसे किसी चीज की याद दिला रही थी। ये बिल्कुल अपनी माँ की बाहों में होने जैसा फील हो रहा था। तभी हेफेस्टस ने उसे एक झटके से जगाया और उसे एक तगड़ी झप्पी दे दी, पूछते हुए कि वो वहां कब आया। स्टार्टल्ड होकर हीजुन ने पूछा कि ये डैम ड्वार्फ वहां अचानक से कहां से आ टपका। एमसी ने कहा कि लड़का आज थोड़ा थका हारा लग रहा था, पर उसकी अगली डिलीवरी काफी दूर थी, क्या वो इसे हैंडल कर पाएगा। हीजुन सोच में पड़ गया। उसे पता था कि डिलीवरी जितनी दूर होगी पैसे उतने ही अच्छे होंगे, तो उसने कहा कि अगर पैसे अच्छे हुए तो वो दुनिया का आधा चक्कर भी लगाएगा। हेफेस्टस मुस्कुराया, खुश था कि वो उस पर भरोसा कर सकता था। फिर उसने एक स्टाफ निकाला और कहा कि ये वही आइटम है। उसने इसे उन्हीं मटेरियल से बनाया था जो हीजुन पहले लेकर आया था और इसका आज ही पहुंचना जरूरी था। ये सुनकर हीजुन ने कहा कि उसे जल्दी निकलना चाहिए। उसने स्टाफ को देखा और पूछा कि उसे जाना कहाँ है। उसने बताया कि डिलीवरी स्पॉट एक पिरामिड है। हीजुन शॉक्ड हो गया और बोला कि इसे प्लेन से भेजना ज्यादा आसान रहेगा। वैसे भी पिरामिड्स ग्रीक मिथ का हिस्सा नहीं है। एक आंख मारते हुए उसने कहा कि उसके क्लाइंट्स ओलंपस के बाहर भी हैं। हीजुन अनॉय हो गया, पर यह कहते हुए भाग गया कि वो इसे कुछ ही घंटों में हैंडल कर लेगा। फिर प्रोटैगनिस्ट ने उसे रोकते हुए कहा कि वो एक चीज भूल गया। क्लाइंट काफी अजीब था, इसलिए उसने हीजुन के लिए एक असिस्टेंट का इंतजाम किया है। लड़का कंफ्यूज था, सोचने लगा कि आखिर एक सिंपल सी डिलीवरी के लिए उसे किसी असिस्टेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी। तभी किसी ने उसे ग्रीट करते हुए कहा कि वो क्यूपिड के ऑर्डर पर यहाँ आई हैं और खुद को लूसियो के नाम से इंट्रोड्यूस किया। नाम लूसियो होने के बावजूद वो एक औरत थी, या कम से कम उसने तो यही सोचा। उसने इस बारे में ज्यादा ना सोचने का फैसला किया और अपने स्कूटर पर आगे बढ़ गया। अच्छी बात यह थी कि सफर में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, क्योंकि इजिप्ट आसमान की ऊंचाइयों पर था और कम से कम वहां कोई ट्रैफिक तो नहीं था। पर तभी लूसियो चिल्लाई कि उसे चीट किया गया है। उसे लगा था कि वो हेफेस्टस की हेल्प कर रही है, ना कि किसी रैंडम ह्यूमन के पीछे बैठकर जा रही है। वो हीजुन के सर पर किक मारती रही और वो बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगा था। उसने बोला कि ऐसी छोटी सी फेरी होने के हिसाब से वो बहुत ज्यादा अनोइंग है। वो भी गुस्से में बोल पड़ी कि वो एक्चुअली एक निम्फ होने के हिसाब से काफी बड़ी है। 1 घंटे पहले जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो उसने बहुत प्राउडली कहा था कि हेफेस्टस की सेवा करना उसके लिए एक सम्मान की बात है।
हीजन सीरियसली उसे अपने साथ नहीं लाना चाहता था, पर हेफेस्टस ने इंसिस्ट किया कि उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। एमसी मुड़ा और पूछा कि क्या वो वाकई अकेले नहीं जा सकता। लूसियो गुस्सा हो गई और डिमांड करने लगी कि उसे रिस्पेक्ट दी जाए, जबकि हीजुन ने एक्सप्लेन किया कि ये रिस्पेक्ट या भरोसे की बात नहीं थी। हीजुन को उस जगह के बारे में नहीं पता था जहां वो जा रहे थे, पर लूसियो जानती थी, तो उसे उसकी हेल्प करनी थी, ना कि उसकी स्पीड स्लो करनी थी। पर स्कूटर पर वो बस अपनी नाक में उंगली कर रही थी और बोल रही थी कि वो इस किड की कोई हेल्प नहीं करना चाहती। उसने ह्यूमन स्कूटर पर सफर करने की कंप्लेन की और उसके सर पर बार बार लात मारते हुए पूछने लगी कि और कितना टाइम लगेगा। उसने उसे इग्नोर किया और वो जवाब मांगते हुए चिल्लाती रही। तो उसने उसे कहा कि अगर वो चुप रही तो वो उसके मुंह पे बोलेगा कि वो बहुत परफेक्ट है और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर लूसियो के लिए किसी काम न आना उसकी रेपुटेशन को खाक में मिला देता। उसने अपनी पूरी लाइफ पढ़ाई की थी और उस जैसी फेरीज को ऑलमोस्ट डिवाइन बीइंग्स की तरह ट्रीट किया जाता था। उसने इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उसके सामने तब तक रोना धोना करती रही जब तक उसके मुंह में एक कैंडी आकर नहीं गिर गई। चौंकते हुए उसने पूछा कि उसने अभी क्या किया। हीजुन बोला कि वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए उसने चुप कराने के लिए उसे कैंडी दे दी और अगर वो पूरे रास्ते शांत रही तो वो उसे ऐसी और भी देगा। लूसियो ने इससे पहले कभी कैंडी नहीं खाई थी और उसे ये हेवन के खाने जैसा लगा। उसने वार्न किया कि झूठ मत बोलना और हीजुन बोला कि वो हमेशा अपने प्रॉमिस पूरे करता है। हीजुन ने सोचा कि एक बच्चे को शांत रखने का कैंडी से अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। उसके फाइनली चुप होने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर थे। उसने कुछ सेकंड्स की शांति एंजॉय की, तभी उसकी नजर कोहरे में दो आंखों पर पड़ गई। उसने थोड़ी स्पीड कम की, पर वो तब तक घने कोहरे के अंदर पहुंच चुके थे। अनॉय होके उसने लूसियो से पूछा कि उसने उसे पहले वार्न क्यों नहीं किया। उसने कहा कि उसके मुंह में कैंडी ठूसने के लिए ये उसकी खुद की गलती थी। तो उसने स्कूटर रोका और चिल्लाते हुए उसे नीचे उतारा, उससे वहां देखने को बोलते हुए। उनके ठीक पीछे एक विशालकाय स्फिंक्स खड़ा था। उसने कहा कि वो तभी आगे जा सकते हैं जब वो उसकी पहेली का जवाब देंगे। लूसियो ने तुरंत वार्न किया कि ये मॉन्स्टर किसी को भी खा जाता था जो गलत जवाब देता था। ये स्फिंक्स टाइफन से जुड़ा था, वही मॉन्स्टर जिसने ओलंपस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। ये वाला उस लेजेंडरी लेवल का तो नहीं था, पर हीजुन भी कोई ज्यादा स्ट्रांग तो था नहीं। उसके साइज को एक बार देखते ही उसे समझ आ गया कि उसके मुक्कों से उसे ज्यादा कुछ असर नहीं होने वाला था। तभी उसका फोन बजा और उसने बस यही दुआ मांगी कि इस जॉब के अच्छे पैसे मिल जाएं। उसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ा। लूसियो ने पूछा कि वो क्या कर रहा था और हीजुन ने सिंपल सी बात कही, वो उसकी पहेली का जवाब देने जा रहा था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, ये वार्न करते हुए कि अगर उसने गलत जवाब दिया तो वो मारा जाएगा। पर हीजुन को यकीन था कि उसे पता है स्फिंक्स क्या पूछेगा, क्योंकि यूजुअल रिडल बहुत फेमस थी और वर्स्ट केस में उसके पास वुकोंग का बाल तो था ही। स्फिंक्स उसकी तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वो रेडी है। हीजुन ने कहा जल्दी शुरू करो। वो बिजी था और उसे एक डिलीवरी भी देनी थी। वहीं लूसियो रो रही थी क्योंकि उस बेवकूफ ने सच में अग्री कर लिया था। स्फिंक्स ने स्माइल किया और उन्हें तैयार होने को कहा। हीजुन एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो वही क्लासिक रिडल पूछेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह 4 पैरों पर चलती है, दोपहर में 2 पर और रात में 3 पर। हालांकि आजकल के बुढ़े इतने तगड़े हो गए हैं कि उन्हें किसी लाठी की जरूरत नहीं पड़ती, पर उसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसने इस बारे में कई बार सुन रखा था। पर तभी स्फिंक्स ने पूछा, उस आवाज को क्या कहते हैं जो एक बतख गिरने पर निकलती है। हीजुन बस वहां कंप्लीटली डम्फाउंडेड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रह गया। जब स्फिंक्स उसे घूर रहा था उसने पूछा कि ये बतख वाला कैसा घटिया जोक था। लूसियो सोच में पड़ गई और उसने कहा बतख क्वैक करती है। फिर वो जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि जब उन्हें चोट लगती है तो वो कैसी आवाज निकालती हैं। एक गोला के थ्रू देखे जाने की वजह से सबसे आखिरी चीज जो वो चाहती थी वो था जिंदा खाया जाना। वो स्फीयर असल में एक औरत के थ्रू ऑब्जर्व किया जा रहा था जिसने इजिप्शियन कपड़े पहने हुए थे और उसने कहा कि वो दोनों विजिटर्स सच में काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। स्फिंक्स ने उन्हें फिर से घूरा और उनसे जवाब मांगा। हीजुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये किस तरह का डैड जोक था। फिर उसे याद आया कि वो एक स्फिंक्स से डील कर रहा था, शायद इसका जवाब किसी वर्ड्स का खेल था। स्फिंक्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। लूसियो अब पूरी तरह से हवास खो चुकी थी और रोने लगी कि ये इम्पॉसिबल है। यहां तक कि वो जो एक टॉप स्कॉलर थी उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब उसे हीजुन पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पक्का वो उसी की वजह से खाई जाने वाली थी। उसे याद आया जब उसने अपने टीचर से पूछा था कि क्या स्फिंक्स की रिडल्स हार्ड होती हैं, और उन्होंने जवाब दिया था कि इससे पहले कि कोई उस रिडल का आंसर दे पाता 100 लोग खाए जा चुके थे। लूसियो ने पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें सॉल्व करना इम्पॉसिबल था, और उसने जवाब दिया कि यहां तक कि जिम ने भी एक का जवाब नहीं दिया था, है ना। उसने लूसियो को वार्न किया था कि अगर वो कभी किसी स्फिंक्स से मिले तो उसे वहां से भाग जाना चाहिए। तो अब वो रो रही थी ये कहते हुए कि उसे पता था कि इसका अंजाम बुरा होगा। फिर हीजुन पीछे मुड़ा और बोला, जब एक बतख गिरती है तो वो क्वैक और एक्सीडेंट का मिक्स साउंड निकालती है। जाहिर है ये सुनते ही लूसियो एकदम फ्रीज हो गई और पूछा कि आखिर वो क्या सोच रहा है। वो उनका इकलौता चांस इतनी अजीब बात पर क्यों वेस्ट करेगा। पर स्फिंक्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो सही था। वो भड़कते हुए बोली कि आखिर वो बेवकूफाना जवाब कैसे सही हो सकता है। हीजुन को तो ये ऑब्वियस लग रहा था, ये एक जोक ही तो था। स्फिंक्स ने उसकी तारीफ की और कहा कि उसने आगे बढ़ने का हक जीत लिया है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती उसने उसे चुप रहने को कहा। उसने इस मुसीबत को सॉल्व कर दिया है तो अब उसे रास्ते से हट जाना चाहिए। स्फिंक्स बस वहां कंफ्यूज खड़ी रही कि आखिर वो इतना दुश्मन क्यों लग रहा है। फिर उसने उससे एक बेहतर रिडल बनाने को कहा क्योंकि वो बहुत घटिया थी। बेचारी स्फिंक्स रोने लगी। वो पीछे मुड़ा और पूछा कि क्या वो सच में रो रही है। उसने कहा नहीं, बस उसकी आंख में रेत चली गई थी। लूसियो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सही जवाब दे दिया था। फिर हीजुन ने उसे पकड़ने को कहा क्योंकि वो स्पीड बढ़ाने वाला था। कुछ देर बाद वो उस पैसेज में एंटर हुए और लूसियो ने उसे थोड़ा डाउट के साथ बुलाया। उसने पूछा कि क्या हुआ और उसने बताया कि वो पहले के लिए माफी मांगना चाहती है। उसे उसकी हेल्प करनी थी, पर इसके बजाय वो लगातार उसे एक इंसान होने की वजह से नीचा दिखाती रही।
उसने कहा कि वो खुद को एक मेगा एलीट कहलाने के लायक नहीं है। हीजुन ने उसे कहा कि उसे खुद पर इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। जिन बुरी बातों को उसने पहले सुना था उसके कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं था। उसके लिए ये बस किसी अनोइंग छोटे कजन को सुनने जैसा था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूसियो थोड़ी शाय हो गई और उसने उसे थैंक्स कहा। बाद में वो पिरामिड पहुंचे। उसका साइज इतना क्रेजी था कि लूसियो भी उसकी चोटी नहीं देख पाई। हीजुन ने चारों तरफ चेक किया। मैप के हिसाब से यही वो जगह थी। फिर उसकी नजर पास में लिखे कुछ शब्दों पर पड़ी। वो इजिप्शियन टेक्स्ट से ढके एक बॉक्स के पास गए और उसने बताया कि इस पर लिखा है कि डोरबेल बजाओ। उसे काफी इंप्रेस किया कि वो हायरोग्लिफ्स पढ़ सकती थी और उसने गर्व से कहा कि वो एक एलीट है। तो उसने बटन प्रेस किया और सब कुछ हिलने लगा। उसने बताया कि ये ग्रेविटी मैजिक है जिसका डोरबेल के लिए कोई सेंस नहीं बनता। और फिर उनके नीचे की जमीन खुल गई जिसने उन्हें एक होल में गिरा दिया। कुछ देर बाद वो फर्श पर गिरा हुआ था। शॉक्ड था कि वो इतनी दूर गिरने के बाद भी जिंदा बच गया, पर वो ठीक लूसियो के ऊपर गिरा था और ऑलमोस्ट उसकी रूह निकल ही चुकी थी। उसने पूछा कि क्या वो मर गई और वो चिढ़ते हुए बोली, दुख की बात है, नहीं। फिर वो पिरामिड के हॉल्स के थ्रू आगे बढ़े। हीजुन को लग रहा था कि ये किसी डिलीवरी से ज्यादा किसी डंजन में घूमने जैसा था, जब तक कि लूसियो ने अचानक उसे रुकने को नहीं कहा। उसने पूछा कि क्या ये कोई जाल है। उसने उसे उस चमकती हुई चीज को वॉल पर चमकाने को कहा ताकि वो वहां लिखा टेक्स्ट पढ़ सके। उन हायरोग्लिफ्स को देखकर उसने पूछा कि वहां क्या लिखा है और उस पेंटिंग में इंसानों के साथ एक जायंट को क्यों दिखाया गया है। लूसियो डरी हुई लग रही थी और उसने पूछा कि क्या उसे कुछ समझ आया। उसने बताया कि उसने एक ऐसी बुरी गॉडेस के बारे में सुना था जिसे निम्फ्स को टॉर्चर करने में मजा आता था और उसे पूरा यकीन था कि ये ड्राइंग्स उसके एंसेस्टर्स की तरफ से यहां होने वाले अटैक्स की वार्निंग थी। पर हीजुन के लिए ये किसी टॉर्चर से कम और किसी खेत में मनाए जा रहे किसी फेस्टिवल जैसा ज्यादा लग रहा था। फिर भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने कहा कि ये उसके एंसेस्टर्स का बदला लेने का मौका है। हीजुन ने उसे चुप रहने को कहा क्योंकि वो शख्स उनका क्लाइंट था। तभी एक मिस्टीरियस पैर वहां आया और किसी ने पूछा कि ये बदले की क्या बातें चल रही हैं। वो औरत मुड़ी और उसने किसी क्लियोपैट्रा जैसी स्माइल देते हुए पूछा कि वो उसके घर में बिना परमिशन के क्यों घुसे हैं। उसने उन्हें बहुत बदतमीज कहा। फिर उसने पूछा कि उनमें से कौन बदला लेना चाहता है। हीजुन क्लियरली कुछ देख नहीं पा रहा था, पर लूसियो सीधे उसकी तरफ उड़ी, ये कहते हुए कि वो यहाँ अपने एंसेस्टर्स का बदला लेने आई है। एमसी ने उसे शांत होने को कहा और पूछा कि वो क्या कर रही है। इजिप्शियन औरत बस मुस्कुराई और पूछा कि क्या वो एक निम्फ है। उसने आगे कहा कि उसने बहुत वक्त से किसी निम्फ को नहीं देखा था और उसने उसे गले लगाकर अडोरेबल बुलाया। गले लगने के दौरान लूसियो चिल्ला रही थी कि उसे छोड़ दे। हीजुन वहां पूरा लॉस्ट खड़ा था। बाद में उस औरत ने एक्सप्लेन किया कि बहुत पहले वो लोग यहाँ निम्फ्स के लिए फेस्टिवल्स रखते थे और छोटे निम्फ्स हमेशा बहुत ज्यादा क्यूट होते थे। उसे बस इस बात से नफरत थी कि वो अब वहां नहीं थे। हीजुन ने कहा कि अब उसे समझ आया कि वो कैसे मरे। उसने पक्का उन्हें इतना टाइट गले लगाया होगा कि उनकी जान चली गई होगी और लूसियो इसका जीता जागता प्रूफ थी। उस औरत ने आखिरकार उसे छोड़ दिया, ये कहते हुए कि वो इतनी क्यूट चीज के आगे खुद को रोक नहीं पाती। लूसियो रोते हुए बोली कि वो मरते मरते बची। फिर उसने हीजुन से पूछा कि उसने उसे बचाया क्यों नहीं और उसने उसे रिलैक्स होने को कहा। वो दोनों आपस में बहस करने लगे। उसने कहा कि वो उसे फैमिली कहता था, तो वो अपनी फैमिली को कैसे मरने दे सकता है। उस औरत ने बीच में टोकते हुए कहा कि वो अपना इंट्रोडक्शन देगी। वो दोनों सबसे रोशन जमीनों पर राज करती थी और माइटी होरस जो एक फेरो था कि डिवाइन रीइंकारनेशन थी। पर उन दोनों ने उसकी बात को इग्नोर किया और आपस में लड़ते रहे। उनके झगड़ने के बीच हीजुन ने पूछा कि इस फेरो वाली बात का क्या मतलब था। क्या इजिप्ट एक किंगडम नहीं होना चाहिए था। लूसियो ने बताया कि उसे सच में कुछ समझ नहीं आता और एक्सप्लेन किया कि गॉड्स दो तरह के होते हैं, एक क्यूपिड या हेफेस्टस जैसे जो पैदा ही गॉड्स हुए थे और दूसरे जिन्होंने गॉडहुड हासिल किया, जैसे उनके सामने खड़ी औरत। फेरो ने पूछा कि उसे बुढ़ी औरत क्यों बुलाया जा रहा है। फिर हीजुन ने कहा कि वो कुछ डिलीवर करने आया है और उसने जवाब दिया कि उसे पता है। उसने उसका पूरा सफर देखा था। उसी पल पैकेज हिलने लगा और उड़कर उसके हाथ में आ गया। उसे क्लोजली देखते हुए उसने कहा कि ये हाई क्वालिटी का है। क्राफ्ट्समैन स्किल्ड था और डिजाइन भी एक्सीलेंट था। उसने ये भी जोड़ा कि डिलीवरी मैन हीजुन सच में अपनी रेपुटेशन के बिल्कुल काबिल है। इस बात ने उस बेचारे लड़के को कंफ्यूज कर दिया क्योंकि उसकी रेपुटेशन कब बन गई। फिर भी काम पूरा होने पर उसने उसको थैंक्स कहा और बोला कि कोई भी बोनस सीधे उसके अकाउंट में भेज दिया जाए। लूसियो ने किसी इतने ग्रीडी इंसान के साथ काम करने को शर्मनाक बताया और पूछा कि क्या उसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हीजुन ने पलटकर जवाब दिया कि प्राइड से खाना नहीं खरीदा जा सकता। जिस पैसे का वो मजाक उड़ा रही थी उसी पैसे से वो कैंडी आती थी जो उसे पसंद थी। इस बात ने उसे एक्साइटेड कर दिया और उसने कहा कि चेक करना कि डिपॉजिट अच्छा खासा हो। फेरो ने कहा कि उनकी फ्रेंडशिप बहुत खूबसूरत है और उन्हें पेमेंट की टेंशन ना लेने को कहा। आखिरकार वो एक जेनरस गॉडेस थी। उसे इस डिलीवरी के लिए 50,000 पॉइंट्स और बोनस के रूप में 50,000 पॉइंट्स और मिले। इससे उसका टोटल 100,000 पॉइंट्स हो गया। इस बदमाश के पास अब टोटल $10 मिलियन थे। लूसियो ने बोला कि उसने भी मदद की थी, इसलिए उसको भी कैंडी चाहिए। उसने कहा चिंता मत करो, उसे पूरी की पूरी एक दुकान खरीद कर देगा। वो खुश हो गई और बोली कि वो उस शॉप के प्रॉफिट का 90% लेगा, जिससे वो ऑकवर्ड साइलेंस में चला गया। लेकिन औरत ने उन्हें वार्निंग दी कि अगली बार उस टनल का यूज मत करना और मेन एंट्रेंस से आना। उसके पास उस जगह की अच्छी यादें थीं, लेकिन बेसमेंट में डिलीवरी लेने का कोई सेंस नहीं बनता। लूसियो ने पॉइंट आउट किया कि लिखा तो यही था कि अगर गार्ड्स ना हो तो बेल बजाना। फिर उन्हें एक्सप्लेन किया कि वहां सालों से कोई गार्ड्स नहीं थे, इसलिए उन्हें बस फ्रंट डोर खटखटाना चाहिए था। तो बेसिकली उन्हें उस बटन को इग्नोर करके स्टेयर्स ले लेने चाहिए थे। इसी के साथ डिलीवरी पूरी हुई और वो हेफेस्टस के घर वापस आ गया। वो बहुत थक चुका था, लेकिन कम से कम वो ठीक ठाक वापस आ गया था। उसने लूसियो को उठने को कहा क्योंकि वो उसके हाथ पे लार टपका रही थी। वो उठी और पूछा कि क्या वो लोग वापस आ गए हैं। उसने हाँ कहा। तभी उसने नोटिस किया कि वो लोग पहले ही हेफेस्टस के घर के सामने थे। वो रेडियो के थ्रू बोली और उस दिन के लिए थैंक यू कहा, ये कहते हुए कि उसे बड़ा मजा आया। उसने पूछा कि वो अचानक से क्यों बदल गई।
फिर उसे याद आया कि जॉब ओवर हो चुकी थी तो अब अलग होने का वक्त आ गया था। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि उसे अपने साथ रखना अच्छा था, भले ही वो बहुत ज्यादा बोलती थी। उसने उसे चुप रहने को कहा और मोमेंट को बर्बाद मत करने को बोला, और उसने कहा कि वो बस ईमानदार हो रहा था। लेकिन जब वो अंदर गए तो दोनों ने कहा कि वो कभी भी एक साथ काम नहीं करना चाहते थे। फिर भी हीजुन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी आपस में इतनी अच्छी बनेगी। तभी हेफेस्टस वहां आया और उसने कहा कि क्लाइंट ने उनकी बहुत तारीफ की थी, तो वो सोच रहा था कि उन्हें एक साथ काम करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, सच में इस बारे में सोचते हुए। फिर उन्होंने अपने सर टकराए और कहा कि वो ऐसा तभी करेंगे जब सब चाहेंगे। और याद रखिए, पिछला चैप्टर उन दोनों के आपस में टकराने और ये कहने के साथ खत्म हुआ था कि वो टीम अप नहीं करना चाहते थे। आगे देखते हैं। हमारा लड़का अपने कमरे में आराम से सो रहा है, तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वो उठता है और देखता है कि लूसियो उसे हिला रही है और उठने को कह रही है। वो चिल्लाता है और पूछता है कि वो वहां क्या कर रही है, लेकिन वो बस अपने कान ढक लेती है और पूछती है कि वो बेचारी लूसियो पर क्यों चिल्ला रहा है। फिर वो पूछती है कि क्या वो सच में भूल गया कि अब वो पार्टनर्स हैं। इससे उसे याद आता है कि जब उसने मना किया था तो हेफेस्टस रोने लगा और उसने कहा कि ये पहली बार है जब उसने अपने बच्चे से कोई फेवर मांगा है। तो हीजुन को मानना पड़ा। असली प्रॉब्लम सिर्फ उसका पार्टनर होना नहीं था, अब उसे इस हेडेक के साथ जीना पड़ेगा। उसने पूछा कि जब वो इतनी अच्छी तरह सो रहा था तो उसने उसे ऐसे क्यों जगाया। लूसियो ने कहा कि आवाज रुक ही नहीं रही थी। वो कंफ्यूज था जब तक कि उसने अपना फोन नहीं देखा और पाया कि मैंगॉक से एक डिलीवरी आई है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि मैंगॉक क्या है, लेकिन ऑर्डर्स नॉन स्टॉप आए जा रहे थे। फिर उसने चेक किया और उसे समझ आया कि क्या हो रहा था। ये रेगुलर डिलीवरी जॉब्स थे, पूरे शहर में चाइनीज फूड की डिलीवरीज। जो लड़का $1 मिलियन कमा रहा था अब उसे $5-10 मिल रहे थे। फिर उसे याद आया कि इन सब केओस को शुरू हुए एक हफ्ता हो चुका था जब उस औरत ने टॉयलेट में बैठे हुए अपनी आखिरी डिलीवरी की थी। लूसियो ने पूछा कि क्या बात है और क्या वो ठीक है, लेकिन उसने उससे चिंता न करने को कहा। लेकिन लूसियो ऐसे चुपचाप नहीं मानने वाली थी। वो उसकी शर्ट पकड़ती है और पूरी एक्सप्लेनेशन मांगती है, क्योंकि वो समझना चाहती है कि आखिर चल क्या रहा है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता उसका फोन बजता है। जब वो देखता है कि उसका मैनेजर कॉल कर रहा है तो वो एकदम टेंस हो जाता है। जैसे ही वो फोन उठाता है, बंदा चिल्लाने लगता है और पूछता है कि क्या उसे सारे ऑर्डर्स जमा होते हुए नहीं दिख रहे और वो काम क्यों नहीं कर रहा है। हमें फाइनली पता चलता है कि मैन वही डिलीवरी कंपनी है जहां वो पहले काम करता था, और बॉस कहता है कि वो बहुत मेहरबान था जो उसने सिर्फ एक हफ्ते बाद उसका सस्पेंशन खत्म कर दिया। फिर भी वो कहता है कि एमसी अभी तक नहीं सुधरा और अगर वो अभी शुरू नहीं करता तो वो निकाल दिया जाएगा। लेकिन हीजुन फट पड़ता है और उसे ऐसा करने को कहता है। उसे अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉस पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है, लेकिन किड वैसे ही उल्टा जवाब देता रहता है, जैसे कि तो तू क्या कर लेगा। लूशियो यहां तक कि एक पावर मीटर भी निकाल लेती है और कहती है कि उसके गुस्से का लेवल अभी अभी 40,000 क्रॉस कर गया है। फिर वो अजीब सा मशीन टूट जाता है। बॉस वार्न करता है कि अगर वो ब्लैकलिस्ट हो गया तो उसे कोई और जॉब नहीं देगा। हीजुन फिर भी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेजर आगे बोलने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी फोन काट देता है। वो बंदा वहीं रोते हुए रह जाता है, खासकर तब जब उसके गंजेपन का मजाक उड़ाया गया। लूसियो पूछती है कि क्या वो वाकई ठीक है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि अभी वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें चल के कुछ खा लेना चाहिए। दूसरी तरफ गिल्ड में संगजुन परेशान है क्योंकि उन्हें अभी तक वो लड़का नहीं मिला है। सुजंग रिपोर्ट करता है कि उन्होंने उसके बताए हुए हर स्ट्रीट को सर्च किया है, लेकिन वहां इस हुलिये वाला कोई नहीं मिला। उसे लगता है कि टारगेट को पहले ही पता चल गया है कि लोग उसके पीछे पड़े हैं और वो जानबूझकर छुप रहा है। संगजुन उसे थैंक्स कहता है और बोलता है कि वो समझ गया। उसके पास ऑलरेडी काफी परेशानियां हैं और अब ये मिस्ट्री मैन एक और बड़ा सरदर्द बन गया है। जब पूछा गया कि क्या उन्हें उसे सर्च करते रहना चाहिए तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि और लोगों को इस काम पर वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। फिर वो बुसोसन के बारे में पूछता है और वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आती। जो 6 A रैंक हंटर्स वहां भेजे गए थे वो गेट क्लोज किए बिना वापस आ गए थे, इसलिए अगले 5 दिनों में वो गेट एक फुल डंजन में बदल जाएगा। संगजुन हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि वो इस बात को समझता है। 1 महीने पहले एक अबैंडन बिल्डिंग में गेट अपीयर हुआ था। जब एसोसिएशन ने उसकी गिल्ड को इसे हैंडल करने को कहा, उसे पता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 6 A रैंक हंटर्स नाकाम हो जाएंगे। फिर वो अचानक मुस्कुराता है और कहता है कि शायद ये उनके फेवर में अच्छी तरह से काम कर जाए। वो सू जैंग से कहता है कि वो टीम को अलर्ट करे कि वो वहां चलने के लिए तैयार हो जाए। आगे देखते हुए वो कहता है कि वो सबको याद दिलाएगा कि उसकी गिल्ड को पूरे देश की सबसे बेस्ट गिल्ड क्यों कहा जाता है। इस बीच हीजुन मजे से एक स्पाइसी कप नूडल खा रहा है और उसे बहुत एंजॉय कर रहा है। वो कहता है कि अगर उसने टकले बोला जाने और फोन काटने के बाद उस मैनेजर का चेहरा देखा होता तो उसे और भी मजा आता। लूसियो जो उसके सामने बैठी हुई है कहती है कि उनके पास एक सीरियस प्रॉब्लम है। उसने इससे पहले ऐसी बेहतरीन चीज कभी नहीं खाई थी और अब उसे और चाहिए। वो उसे अपने कपड़ों पर ना गिराने को कहता है, लेकिन वो लगातार ये तारीफ करती रहती है कि ये कितना नरम और स्पाइसी है। उसके लिए इंसानों का खाना कमाल है। उसे तब रियलाइज होता है कि उसने सच में अपनी जिंदगी में बहुत कम चीजों का मजा लिया है। फिर वो उसे याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक इंस्टेंट नूडल है। पास बैठे लोग भी ये कमेंट करने लगते हैं कि हालत बहुत खराब लगते हैं अगर उसने पहले कभी कप नूडल्स नहीं खाए। उसकी एज और हीजुन का चेहरा देखकर वो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो कोई यंग सिंगल डैड है। एमसी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग उसे ऐसे देखेंगे। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर जाते हैं, लूसियो का पेट फुल भरा होता है और वो उसका चेहरा साफ करते हुए याद दिलाता है कि उसने उसे इतना खाने को मना किया था। तभी उसे अचानक से एहसास होता है उसे अब अपने पार्टनर जैसा कम और ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई बेटी हो। आसपास के लोग आपस में फुसफुसाते हैं कि ये कितनी उदासी की बात है कि इतना जवान लड़का अकेले एक बच्ची को पाल रहा है। उसे एहसास होता है कि पूरा नेबरहुड उसे जज कर रहा है और अगर लूसी उसके पास रहने वाली है तो शायद उसे सच में किसी बड़े घर की जरूरत है।
वो सोचने लगता है कि मूव करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है और वो एक्साइटेड होकर कहती है कि उसके इस छोटे से फिश टैंक वाले घर से कुछ भी बेहतर होगा। वो बोलती है कि अगर उन्हें मूव करना ही है तो उन्हें उस बड़े से कासल में जाना चाहिए। वो एक बड़ी और लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ पॉइंट कर रही थी। वो उसके गाल खींचते हुए कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि उस तरह का घर कितना एक्सपेंसिव होता है। अपने गालों को फुलाकर वो पूछती है कि उन पैसों का क्या हुआ जो उसने उस पिरामिड वाली जॉब से कमाए थे। तभी उसे याद आता है कि उसके पास कितने पॉइंट्स हैं। उसके पास असल में $1 मिलियन से भी ज्यादा की अमाउंट है। तो शायद ये पॉसिबल है। शायद अब खुद का एक नया और अच्छा घर लेने का वक्त आ गया है। लूसियो पहले से ही काफी हाइप्ड अप हो गई थी और बोल रही थी कि ये बहुत बड़ा है और इस तरह हमारा डिलीवरी बॉय असल में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने के लिए शॉपिंग कर रहा हो सकता है। ये बिल्कुल नया है तो ये वाकई में कुछ एक्स्ट्रा ही नाइस होगा। वो एजेंट से डिटेल्स पूछता है और सुनता है कि वो कम से कम 2 हफ्ते में मूव कर सकते हैं। वो आदमी उसे और भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा था लेकिन हीजुन ने उसे बीच में रोक दिया और बोला इट्स फाइन, ठीक है। उसे इसका लुक पसंद आया है, फिर भी वो कुछ और जगहें चेक करना चाहता था। उसने लूसियो को पुकारा और बोला कि वो दूसरी जगहें देखने जा रहे हैं, पर उसने पूछा कि हम यहाँ क्यों नहीं रुक सकते। उसने उसे उठा लिया और बोला कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, इसलिए वो जा रहे हैं। तभी उसकी नजर साइड में गई और उसे लगा जैसे उसने किसी लड़की को पहचाना हो। थोड़ी देर बाद लूसियो एक बार फिर से इंस्टेंट नूडल्स खा रही थी और बोल रही थी कि ये कितने डिलिशियस हैं। फिर उसने हीजुन की तरफ देखा और पूछा कि वो खा क्यों नहीं रहा। वो पेपर्स ढूंढने में इतना बिजी था और उस बात पर खुश हो रहा था कि उसने एक दिन के घर देखने के बाद आखिरकार एक घर खरीद लिया। एजेंट से बात करने के बाद उन्होंने कुछ और जगहें देखी थी, पर आखिर में उसने पहली वाली ही चुनी। वो नई थी और उसकी कीमत भी डिसेंट थी। फिर भी वो उस लड़की के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था जिसे उसने अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा था। तब उसे याद आया कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था, टार्टरस गेट पर। इसका मतलब वो भी एक हंटर थी। उसे लगा कि उसने उसे पहचाना नहीं होगा क्योंकि उसका हेलमेट उसके आधे चेहरे को कवर करता था। लेकिन फिलहाल कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कोई नए डिलीवरी रिक्वेस्ट क्यों नहीं आ रहे थे। लूसियो ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले ही एक डिलीवरी की थी, पर उसने पॉइंट किया कि वो 2 दिन पुरानी बात हो गई थी। उसने कहा कि ये ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, पर उसे रोजाना कम से कम एक जॉब पाने की आदत है। उसने उसे समझाया कि हमेशा यही एक्सपेक्ट करना छोड़ दे। लालच सिर्फ प्रॉब्लम्स लाती है और उसने पहले ही काफी पैसे कमा लिए थे। उसने दबे शब्दों में एक्सेप्ट किया कि वो कल तक ठीक कह रही थी। घर खरीदने से पहले उसके पास खर्च करने के लिए लगभग $199 मिलियन तैयार थे, पर डाउन पेमेंट ने ही लगभग 12 मिलियन खत्म कर दिए। जब उसने इंस्टॉलमेंट्स, फर्नीचर और उन दोनों के गुजारे का हिसाब लगाया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है। लूसियो पूरी तरह स्टंट थी और उसने कहा कि फेरो के उन पैसों से वो गॉड्स के रियल में एक महल खरीद सकता था। उसने कहा कि इस पर कोई जोर नहीं। सेंट्रल कोरिया में रियल एस्टेट सच में बहुत खराब है। उसने पूछा कि अब वो क्या करेंगे और उसने जवाब दिया कि जब तुम कंगाल होते हो तो तुम्हें पैसे बचाने पड़ते हैं, इसलिए उसके लिए अभी कुछ टाइम तक कोई स्वीट्स नहीं आएंगी। उसकी शक्ल तुरंत मुरझा गई, पर फिर उसने कहा कि वो कुछ न कुछ सोच लेगी। एक सेकंड बाद उसे एक आइडिया आया और उसने पूछा कि वो डोर टू डोर जाकर जॉब क्यों नहीं मांगता। कोई ऐसा नियम थोड़ी ना है जो कहता हो कि उन्हें काम के खुद आने का वेट करना होगा। वो हेफेस्टस से पूछ सकते हैं कि किन गॉड्स को डिलीवरीज की जरूरत हो सकती है। उसने उसके बालों में हाथ फेरा और मान लिया कि वो सच में काफी स्मार्ट है। प्रॉब्लम सिर्फ ओलंपस पहुंचने की थी। उसने कहा कि वो वहां हमेशा जाता रहता है तो ये आसान होना चाहिए, पर हीजुन ने एक्सप्लेन किया कि वो वहां तभी पहुंचता है जब एक डिलीवरी टेलीपोर्टेशन उसे वहां भेजता है। लूसियो अचानक उदास लगने लगी। फिर कहानी एक हेलीकॉप्टर पर शिफ्ट होती है जिसमें यंग 1 गिल्ड की टीम 1 और 2 बैठी थी। 45 हंटर्स को बुलाया गया था जिसमें नंबर 2 एरन बराक, हीजुन की पड़ोसन और संगजुन पार्क थे। वो सबको याद दिलाता है कि आज का मिशन वो नया बना हुआ गेट है। उन्हें पिछली नाकामियों को भूलना होगा और एक बार फिर गिल्ड का ग्लोरी साबित करनी होगी। हर कोई चिल्लाकर उसकी बात को सपोर्ट करता है। फिर वो एरन को बुलाता है और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। अंदर आने पर वो पूछता है कि क्या उसे पक्का यकीन है कि वही मोटरसाइकिल वाला लड़का उसके बगल वाले घर में रहने आया है। अपनी तेज मेमोरी का हवाला देते हुए उसने हाँ कहा। हालांकि वो पूरी तरह से यकीन के साथ नहीं कह सकती, पर सच में ऐसा ही लग रहा था। गिल्ड लीडर बहुत परेशान था। उस बंदे को ढूंढने के लिए इतने सारे रिसोर्सेज वेस्ट करने के बाद अब पता चल रहा था कि वो उसके ठीक बगल में ही रहने आ गया था। उसने एक बार और पूछा कि क्या वो श्योर है और उसने हाँ में जवाब दिया। कम से कम अब टीम 1 के पास एक आसान लीड है, इसलिए अब उनका पूरा फोकस गेट क्लियर करने पर रहना चाहिए। वहीं एरन ये सोच रही थी कि ये जरूर वही आदमी होगा जिसने 8 ट्राइग्राम्स को अकेले हरा दिया था और वो किसी दिन उससे मुकाबला करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इस बीच हेफेस्टस की फौज में हीजुन पहुंचता है, पर इस बार किसी डिलीवरी के लिए नहीं। वो जगह अंधेरी और बंद पड़ी थी। लूसियो पैनिक में पड़ जाती है और बोलती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए इससे पहले कि उन्हें ट्रेसपासिंग की सजा मिले। उसने कहा कि सब ठीक है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वो वही है जिसने उसे यहाँ आना सिखाया। फिर भी लूसियो ने इंसिस्ट किया कि किसी और के घर में उस वक्त घुसना रूड है जब वो वहां नहीं है। वो इस हिपोक्रिटिकल बात को नोटिस किए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसे याद था कि इसने खुद ही फौज ओनर को बुढ़ा खड़ूस बोल रखा था। तभी किसी ने उसके बैक पर पैर रखा और जोर देकर पूछा कि आखिर इतनी जल्दी बिना इजाजत घुसने की हिम्मत किसकी हुई। ये और कोई नहीं बस हेफेस्टस था और एमसी ने उसको ग्रीट किया। गॉड ने कहा कि उसे याद नहीं कि उसने कोई डिलीवरी मंगवाई थी, तो वो यहाँ क्या कर रहा है। एमसी ने जवाब दिया कि वो एक छोटा सा फेवर मांगने आया था। ड्वार्फ ने पूछा कि उसे क्या चाहिए, पर एमसी ने कहा कि पहले उसने एक गिफ्ट लाया है ताकि वो खाली हाथ ना आए। जब हेफेस्टस ने पूछा कि ये क्या है तो उसने गर्व से सोजू की एक नई बॉटल दिखाई। क्योंकि इस गॉड को पहले बियर पसंद आई थी, उसने सोचा कि इस बार कुछ नया लाया जाए। हेफेस्टस ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन उसने तुरंत एमसी से कहा कि बस अपना फेवर मांगो, वो मदद करेगा। हीजुन ने पूछा कि क्या वो किसी ऐसे गॉड को जानता है जिसे शायद डिलीवरी सर्विस की जरूरत हो। ड्वार्फ कुछ पल सोचता है और कहता है कि उसके दिमाग में कुछ नाम जरूर आते हैं, पर इसमें एक कैच है। जिन जॉब्स के बारे में उसे पता था वो बहुत डेंजरस थी, पर हीजुन ने एक पल के लिए भी सोचा नहीं।
उसने कहा कि वो कोई भी काम कर लेगा, गरीब होने से बड़ा और कोई डर नहीं है। हेफेस्टस डिसाइड करता है कि ये लड़का तैयार है और कहता है कि वो उसे अभी ठीक वहीं भेज देगा। एक ब्लू फ्लैश आती है और हीजन पूछने ही वाला था कि वो कौन सा गॉड है, पर वो पहले ही गायब हो चुका था। अगले ही पल वो एक घने जंगल में पहुंच गया जहां उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कहां है। हेफेस्टस ने उसे बिना किसी डिटेल के भेज दिया था। तभी सिस्टम उसे अचानक वार्न करता है, डेंजर डिटेक्टेड। जैसे ही हीजन मुड़े हुए घूमता है, उसे एक लाल आंख उसे घूरती हुई दिखती है। एक विशाल 3 आंखों वाला दानव सुअर ठीक उसकी तरफ चार्ज कर रहा था। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि वो टाइम पर डॉज नहीं कर पाएगा। तभी झाड़ियों में से एक तीर निकलता है और ठीक उस जानवर के सिर में लगता है और उसे वहीं पर गिरा देता है। वो घूमकर देखता है, कंफ्यूज होकर ये सोचने लगता है कि अभी क्या हुआ और क्या ये सच में मर गया। तभी एक जानी पहचानी ब्लू ग्लो झाड़ियों से बाहर निकलकर खुशी से चिल्लाती है कि वो ऑलमोस्ट पिचक ही गए थे। वो हैरान रह गया, उसे कोई आइडिया नहीं था कि लूसियो ने उसका पीछा किया है। वो कहती है कि जैसे ही वो वैनिश हुआ, उसने उसके पीछे टेलीपोर्ट किया। ये काफी क्लोज था, पर वो इम्प्रेस्ड है कि उसने यहाँ के सबसे खतरनाक बीस्ट्स में से एक को हरा दिया। अभी भी डर से कांपते हुए हीजुन कहता है कि उसने उसे नहीं मारा। तभी उनके पीछे से कोई कहता है कि वो उसने किया था। लूसियो ने तो आसपास किसी और को नोटिस तक नहीं किया था। वो बुढ़ा आदमी इतना अजीब लग रहा था कि एमसी भी उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाता। वो आदमी कमेंट करता है कि यहाँ एक ह्यूमन और एक निम्फ को एक साथ देखना काफी अजीब है। लूसियो उसे बस घूरती रहती है। उसकी अपर बॉडी ह्यूमन की थी, पर लोअर बॉडी एक घोड़े की। फिर उसका फोन कंफर्म करता है कि वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है। तो इसका मतलब ये अजीब सा ओल्ड मैन ही आज का क्लाइंट है। वो बुढ़ा आदमी कहता है कि यहाँ तक ऑलमोस्ट कोई नहीं आ पाता और पूछता है कि वो लोग आखिर कौन है। जैसे ही लूसियो उस सेंटोर के इंजर्ड लेग को नोटिस करती है, वो हीजन को पास बुलाती है और कहती है कि शायद वो उसे जानती है। जेसन, आर्गोनॉट्स का लीडर, अकीलीज, ट्रोजन वॉर का हीरो और यहाँ तक कि हरक्यूलिस जिसने जायंट्स के खिलाफ ओलंपस को लीड किया था, उन सबको इस आदमी ने ट्रेन किया था। ये किरॉन है, द टीचर ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज। जैसे ही वो हरक्यूलिस का नाम लेती है, वो अपना बो निकालता है और उन पर एम कर लेता है। एक एरो बिल्कुल रेडी करके वो गुस्से से पूछता है कि क्या उन्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि इस नाम ने उसे कितना पेन दिया है। हीजुन जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ हरक्यूलिस के लिए नहीं आए हैं, उन्हें हेफेस्टस ने भेजा है। ये सुनकर चिरॉन एक सेकंड के लिए शांत होता है, पर फिर वो एरोस का एक तूफान अनलीश कर देता है और चिल्लाता है कि उन्होंने जरूर उसे कोई बेवकूफ समझ रखा है। लकीली एमसी का गियर उसे डॉज करने में मदद करता है, जबकि पूरा फॉरेस्ट तबाह हो रहा होता है। बाद में चायरॉन के घर के अंदर वो फाइनली शुरू से सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। कैरॉन कहता है, ये इंटरेस्टिंग है, हेफेस्टस कैजुअली किसी को भी मेरे पास नहीं भेजेगा। फिर भी मैं इस बच्चे को चाहे जैसे भी देखूं, ये मुझे किसी हीरो जैसा नहीं लगता। पर फिर वो एक निम्फ के साथ ट्रैवल कर रहा है और फेमस हीरोज के पास भी ऐसी हेल्प रेयरली ही होती थी। इस बीच हीजुन धीरे से लूसियो से पूछता है कि इतना सब होने के बाद भी चायरॉन उन पर डाउट क्यों कर रहा है। वो कहती है कि उसे कोई क्लू नहीं है, उसने तो सुना था कि वो बहुत काइंड इंसान है। आखिर में चायरॉन उन पर विश्वास करने का डिसीजन लेता है और वो दोनों रिलीफ की सांस लेते हैं। फिर वो पूछता है कि क्या वो वाकई में कुछ भी रिट्रीव कर सकते हैं। एमसी कहता है ऑलमोस्ट कुछ भी, तो चायरॉन उसे एक चांस देता है। वो उसे एक खाली कंटेनर पकड़ाता है और कहता है कि यहाँ से नॉर्थ में एक बहुत बड़ा लेक है, हीजुन को वहां जाना है और वहां रहने वाले उस बेवकूफ की सलाइवा कलेक्ट करनी है। वो जार ले लेता है, पर सलाइवा वर्ड सुनकर वो पॉज हो जाता है। क्या ये बंदा सीरियसली उसे इस जार को थूक से भरने के लिए कह रहा है? कैरॉन कहता है हाँ, उसे एग्जैक्टली यही चाहिए और पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। हीजुन सोचता है कि ये किसी की प्राइवेसी का एक बहुत वियर्ड इन्वेजन है, पर वो इसे जल्दी से खत्म करने के लिए अग्री कर लेता है। किसी भी हाल में वो एक पेइंग जॉब नहीं छोड़ने वाला। जब चिरॉन उन्हें देखता है तो सोचता है कि ये बच्चा एक नंबर का बेवकूफ है जो आगे आने वाले खतरे से डरे बिना वहां जा रहा है, पर साथ ही ये एक अच्छा टेस्ट भी है। अगर वो इसे खत्म कर लेता है तो अगला जॉब फ्रोजन माउंटेन का होगा, एक ऐसी जगह जिसे कोई भी ह्यूमन क्लियर नहीं कर सकता। फिर भी चिरॉन को डाउट है कि ये लड़का उस प्लेस तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। तभी हीजुन अपना सूट एक्टिवेट करता है और स्काई में ब्लास्ट ऑफ कर जाता है। चायरॉन शॉक में बस घूरता रह जाता है जब एमसी लूसियो को अपनी बाहों में उठाकर उड़ जाता है। सूट को इतना ज्यादा यूज करने के बाद अब उसे इसकी आदत हो गई है और वो केव तक अपनी स्पीड मेंटेन कर सकता है। ये क्लाइंब बहुत क्विक था और कुछ ही सेकंड्स बाद वो एंट्रेंस पर लैंड करता है। वो सूट को शट ऑफ करता है और उसके पास अभी भी 32 सेकंड्स का फ्लाइट टाइम बचा हुआ था। दूसरी तरफ लूसियो को इतने चक्कर आ रहे होते हैं कि लगता है वो अभी प्यूक कर देगी। एक बार अंदर आने के बाद हीजुन कहता है कि अब उन्हें बस वो सलाइवा चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि वो काफी आगे तक चलते रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो नोटिस करता है कि लूसियो को ठंडे पसीने आ रहे हैं और वो टेंशन में आ जाता है। वो कांपते हुए इंसिस्ट करती है कि वो एक हाई रैंकिंग एलीट वॉरियर है और किसी चीज से नहीं डरती। तभी उन्हें जमीन पर लिक्विड की एक बूंद गिरने की आवाज आती है। लूसियो चिल्ला उठती है और हीजुन उसे रिलैक्स करने को कहता है। ये बस एक ड्रॉप थी, ऐसा थोड़ी है कि कोई मॉन्स्टर अभी एकदम से अपीयर होने वाला है। और ऑफ कोर्स ठीक उसी वक्त उसे मूवमेंट सेंस होती है। वो पीछे मुड़ता है और एक जायंट 36 हेड्स वाले सर्पेंट को देखता है। मोस्ट लाइकली ये लेजेंडरी हाइड्रा है। गुड न्यूज, सलाइवा निकालना मुश्किल नहीं होगा। बैड न्यूज, वो मॉन्स्टर इंसेनली स्ट्रांग है। वापस चिरॉन के घर पर वो सोचता है कि वो बच्चा आखिर कहाँ गायब हो गया। उसे लगा था कि वो बस कोई मॉर्टल है, पर अजीब एबिलिटीज होने के बावजूद ऐसा कोई चांस नहीं था कि वो इतनी जल्दी उस माउंटेन तक पहुंच सके। फिर चायरॉन को लॉन्च से बना हुआ क्रेटर दिखता है और वो एक स्किल यूज करके कंफर्म करता है कि वो लड़का सच में केव तक पहुंच गया है। वो खुद वहां जंप करने के लिए रेडी होता है, पर उसका बैड लेग उसे स्लो कर देता है। फिर भी वो वहां से छलांग लगाता है, ये सोचते हुए कि अगर वो बच्चा सच में उस केव के अंदर चला गया तो ये पूरी तरह से इंसेन होगा। आखिरकार वो केव एक इमॉर्टल मॉन्स्टर का घर है। इस बीच हीजुन एक फेक स्माइल करने की कोशिश करता है। उसे पता है कि उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं,
एक सेकंड बाद वो लूसियो को गोदी में उठाए अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और चिरॉन को गालियां दे रहा होता है उन्हें इस तरह ट्रिक करने के लिए। थोड़ी देर बाद हाइड्रा उसे ढूंढने के लिए पूरा एरिया स्कैन करती है। वो एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है कि उन्हें बस उसके सोने तक का वेट करना है। पर लूसियो बुरी तरह कांप रही होती है और कहती है कि उसे एग्जैक्टली पता है कि ये मॉन्स्टर क्या है। उनके सामने जो दरिंदा है वो एक हाइड्रा है। वो पूछती है कि उसने आखिर चायरॉन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही क्यों की। वो गुस्से से पलटकर कहता है कि अगर चिरॉन ने सच बताया होता तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता। उस सेंटोर ने उसे धोखा दिया है। अगर उसके पास उसका हेलमेट होता तो शायद उसका कोई चांस बन जाता, पर अभी वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। इमरजेंसीज में टेलीपोर्ट सर्विस अवेलेबल है। ये उसे मूव नहीं करेगी, बल्कि 5000 पॉइंट्स के लिए वो शॉप के आइटम्स को अपनी लोकेशन पर ला सकता है। प्रॉब्लम यह है कि 5000 कॉइन्स को बाय करने का कॉस्ट 35,000 पड़ेगा और हेलमेट ओरिजिनली सिर्फ 800 पॉइंट्स का था। ये एक टोटल स्कैम है, पर उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। उसकी लाइफ ज्यादा मैटर करती है, तो वो दांत पीसकर पे कर देता है। हेलमेट अचानक उसके हाथ में अपीयर होता है। लूसियो शॉक में घूरती है और पूछती है कि ये कहां से आ गया। हीजुन एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि यहां सिर्फ एक ही चीज गायब हुई है और वो है उसके पैसे। वो उस कर्स्ड हेलमेट को पहनता है और कहता है ऑल राइट हाइड्रा, ओपन वाइड। फिर वो सीधा उसकी तरफ चलने लगता है। लूसियो पैनिक करने लगती है, पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है और उसे याद दिलाती है कि एग्जिट दूसरी तरफ है। वो कहता है कि उसे पता है, पर वो इसे हैंडल कर लेगा। लूसियो उसे वार्न करती है कि वो चीज कोई बेबी मॉन्स्टर नहीं है, ये द रियल डील है। हाइड्रा एक गॉड की बच्ची है और इसका वेनम इतना डेडली है कि पूरा ओलंपस भी इससे डरता है। एमसी रिप्लाई करता है कि अगर सच में टाइफन इसका फादर है तो इतनी अगली बेटी पैदा करने के लिए उसका टेस्ट डेफिनेटली काफी घटिया रहा होगा। लूसियो उसे जोक्स मारना बंद करने को कहती है। ये मॉन्स्टर स्फिंक्स से भी लाख गुना खतरनाक है, पर वो उसे एंट्रेंस पर वेट करने को कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो ठीक रहेगा। लूसियो गुस्से में वहां से चली जाती है, ये कहते हुए कि वो होप करती है कि हाइड्रा का वेनम उसकी स्किन को जलाकर राख कर दे। वो ये सोचता रह जाता है कि ये कर्स कुछ ज्यादा ही हार्श था। फिर भी अब इस मॉन्स्टर से डील करने का टाइम आ गया है। हेलमेट एक्टिवेट करके वो उसके पास जाता है। ऐसा लगता है कि हाइड्रा अपनी आंखें खोलकर सो रही है और उसके मुंह से वेनम टपक रहा है। वो थोड़ा सलाइवा कलेक्ट करने के लिए कंटेनर खोलता है, पर जब वेनम जमीन पर गिरकर हर चीज को मेल्ट देता है तो उसे रियलाइज होता है कि कोई भी नॉर्मल कंटेनर डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसे कोई क्लू नहीं है कि चिरॉन को ये चीज आखिर क्यों चाहिए, पर इसके पैसे अच्छे मिलने चाहिए। तभी पूरी केव शेक करने लगती है। छत ऐसे कांपने लगती है जैसे अभी गिरने वाली हो और उसे समझ नहीं आता कि इस केव में अचानक अर्थक्वेक क्यों आ गया। उससे भी बुरी बात, उसके हाथ से कंटेनर छूटकर गिर जाता है। हाँ, अब वो सच में फंस गया। उसका हाथ लिटरली हाइड्रा की आंख पर रखा हुआ है और वो सोच रहा है कि अब वो इसकी सलाइवा कैसे चुराए। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर डायरेक्टली उसी को देख रहा है और वो डर के मारे चिल्लाने ही वाला होता है, पर वो अपनी आवाज दबा लेता है। वो कोई साउंड मेक नहीं करता। वो अपना मुंह कवर करता है और खुद को शांत रहने को कहता है। जब तक हेलमेट ऑन है, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक एक आवाज पूछती है, ये क्या हो रहा है? वो आवाज कहती है, मुझे सड़ी हुई अंडरवर्ल्ड स्पिरिट्स की स्मेल आ रही है। एक ऐसी सेंट जो उसने सदियों से स्मेल नहीं की थी। और वो पूछती है कि क्या ये लड़का टार्टरस से आया है। हीजुन क्विकली रियलाइज करता है कि उसने उसे स्मेल से ढूंढ लिया। वो आवाज उसे पैनिक न करने को कहती है। उसे पता है कि वो खुद को छुपाने के लिए हैडीज का हेलमेट यूज कर रहा है। ये देखकर कि अब एक्टिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है, हमारा लड़का चुपचाप खड़ा रहता है। जब वो पूछती है कि वो उसके पास क्यों आया है, उसके पीठ से ठंडे पसीने छूटने लगते हैं। ऐसा कोई चांस नहीं था कि वो एडमिट कर ले कि वो उसकी सलाइवा चुराने आया था। सांप के हेड्स उसे प्रेस करते रहते हैं और एक बड़ा हेड गेस करता है कि शायद उसे हैरीज ने भेजा है। वो आपस में ही बहस करने लगते हैं और फिर वो आवाज एक जवाब डिमांड करती है और पूछती है कि वो अभी भी बोल क्यों नहीं रहा। वो इतनी दूर से बस उसे बिना किसी बात के जगाने तो नहीं आया होगा। तो वो बस एक कहानी बना लेता है और कहता है कि वो सिर्फ उसका हालचाल चेक करने आया था। वो अपना हेलमेट उतारता है और क्लेम करता है कि वो टार्टरस से ये देखने आया है कि वो कैसी है। ये सुनकर वो डायरेक्टली कैच ऑफ गार्ड हो जाती है। वो गेस करती है कि जरूर सर्बरस ने उसे भेजा होगा और हाइड्रा इंस्टेंटली अग्री कर लेती है। ऑकवर्ड होते हुए वो कहता है कि सर्बरस ने उसे काफी टाइम से नहीं देखा था और वो जानना चाहता था कि क्या वो ठीक है। हाइड्रा कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस बास्टर्ड को अपनी बड़ी बहन की कोई परवाह होगी। 1000 साल से ज्यादा बिना किसी कॉन्टैक्ट के रहने के बाद उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बात हीजुन को कंप्लीटली स्टंट कर देती है। ये हाइड्रा इंसेनली डेंजरस है, तो उसे पता है कि उसे शार्प रहना ही होगा। बाहर लूसियो फ्यूरियस है और उसके आंसू निकलने वाले हैं। चाहे हीजुन कितनी भी कोशिश कर ले, उसे श्योर था कि वो हाइड्रा को नहीं हरा सकता, तो वो हेल्प लाने के लिए माउंटेन से नीचे की तरफ भागती है। रास्ते में वो चायरॉन से टकराती है, जो पूछता है कि वो अकेली क्यों है। वो घबराते हुए बोल पड़ती है कि हीजुन हाइड्रा का सामना कर रहा है। चायरॉन शॉक्ड रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़का केव में इतनी अंदर चला जाएगा। जब वो मदद के लिए भीख मांगती है तो वो एडमिट करता है कि उस जैसी एक डिवाइन बीइंग भी उस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकती। लूसियो गुस्से से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। चायरॉन बस यही सोच पाता है कि उसे टेस्ट करने के बजाय उसे उस लड़के को वापस घर भेज देना चाहिए था। एक आह के साथ वो उसे लीड करने को कहता है। वो पूछती है कि क्या वो श्योर है और वो कहता है कि वो उस लड़के को अपनी वजह से मरने नहीं देगा। वापस केव में हीजुन अभी भी शॉक में है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाइड्रा का कोई ह्यूमन फॉर्म भी होगा। वो कहती है कि उसका ये रिएक्शन सेंस बनाता है। जब से वो यहाँ ट्रैप हुई है उसने अपना रियल फॉर्म यूज नहीं किया है। यहाँ तक कि उसके भाई ने भी उसे इस तरह नहीं देखा, तो उसका सरप्राइज्ड होना नेचुरली नॉर्मल है। हीजुन समझ जाता है कि भाई का मतलब जरूर सर्बरस ही होगा। हाइड्रा प्यार से पूछती है कि उसका छोटा भाई कैसा है और कहती है कि वो उसे डियरली मिस करती है। वो बस उसे बताता है कि सर्बरस बढ़िया है।
वो दिन में 3 टाइम खाना खाता है, हार्ड वर्क करता है और हैप्पी लगता है। नेचुरली हीजुन वो पार्ट छुपा लेता है जहां सर्बरस अब पर्सेफोन का एक पेट बन चुका है। हाइड्रा रिलीफ फील करते हुए स्माइल करती है। हीजुन जल्दी से गुड बाय कहता है और अब अपना काम खत्म होने पर वहां से निकलने का ट्राई करता है, पर जिस मोमेंट वो मुड़ता है वो उसे रुकने को कहती है और वो वहीं फ्रीज हो जाता है। वो कहती है कि जो कोई भी उसके छोटे भाई की वजह से आया है वो खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। उसकी बॉडी पूरी तरह लॉक हो जाती है जब वो पीछे मुड़ता है और स्टिफली कहता है कि सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। टू लाइट। वो अपनी जीभ फ्लिक करती है और इंसिस्ट करती है। फिर वो पीछे मुड़ती है और उसे अपने पीठ से एक ऑड कलर का स्केल लेने को कहती है। वो हेजिटेट करता है, इस बात पर अनश्योर होते हुए कि आखिर वो इसे क्यों देना चाहती है। वो उसे टेंशन न लेने को कहती है। उसके स्केल्स में एक मैजिक होता है जो उसकी जर्नी में उसे हेल्प करेगा। वो गेस करता है कि ये वैसा ही है जैसे वुकोंग ने उसे अपने हेयर्स दिए थे। इस पॉइंट पर आते ही वो बिक जाता है। कोई चांस नहीं कि वो इतना तगड़ा गिफ्ट छोड़ दे। उसे घूरते हुए भी वो आधा इस डर में था कि कहीं वो पत्थर का ना बन जाए। सेफ रहने के लिए वो 1 सेकंड के लिए अपना सूट एक्टिवेट करता है और उसकी पीठ से वो स्केल नोच लेता है। प्रॉब्लम यह है कि शॉर्ट बर्स्ट्स के लिए ये सूट एकदम ट्रैश है, इसलिए वो सीधा जमीन पर जा गिरता है। हाथ में क्रिस्टल पकड़े वो ग्रिन कर रहा होता है, पर हाइड्रा क्लियरली इस चीज से खुश नहीं थी। वो कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गया है, इतना बोल्ड इनफैक्ट कि शायद वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। यप, ये ओपनली एक चैलेंज लग रहा था। हीजुन जल्दी से खड़ा होता है और इंसिस्ट करता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। इस बीच चिरॉन कांप रहा होता है, अभी जो उसने देखा उसे प्रोसेस करने की कोशिश करते हुए। वो चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उस लड़के ने सच में हाइड्रा को बीट कर दिया। सेंसर के व्यू से एमसी पावर से चमक रहा होता है जबकि हाइड्रा जमीन पर कोलैप्स लग रही होती है। लूसियो चिरॉन की पीठ से कूदती है और हीजुन को हग कर लेती है, ये कहते हुए कि वो बस खुश है कि वो जिंदा है। वो उसे घूरती है और याद दिलाती है कि उसने बाहर वेट करने को कहा था क्योंकि यहाँ डेंजर था। वो पाउट बनाती है और कहती है कि उसे डर लग रहा था। जब वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं, चिरॉन को अभी भी यकीन नहीं होता कि एक ह्यूमन ने हाइड्रा को हरा दिया, एक ऐसी चीज जिसके साथ हर्क्यूलिस ने भी स्ट्रगल किया था। हेफेस्टस ने सच में किसी स्पेशल इंसान को भेजा था। हीजुन फिर हाइड्रा से इस नॉइज के लिए अपोलोजाइज करता है। वो कहती है कि इट्स फाइन और पूछती है कि क्या ये निम्फ उसकी है। वो क्विकली डिनाई करता है और कहता है कि ये तो बस एक नेबरहुड किड जैसी है। हाइड्रा स्माइल करती है और कहती है तुम्हारा डायनामिक काफी इंटरेस्टिंग है। फिर वो चिरॉन की तरफ देखती है और कहती है एक लंबा अरसा हो गया, ये काफी एज्ड लग रहा है। शायद टाइम ने इसकी इमॉर्टल बॉडी को भी हरा दिया, या शायद आखिरकार मेरे वेनम ने इसकी हालत ऐसी कर दी। हीजुन कंफ्यूज हो जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर इनकी आपस में क्या हिस्ट्री है। लूसियो हंसती है और कहती है कि उसे सच में कुछ नहीं पता। इनकी स्टोरी बहुत फेमस है। इसमें हर्क्यूलिस था, हाइड्रा वेनम में डूबा एक एरो था और कायरन की इमॉर्टैलिटी का लॉस होना था। ऑफिशियली ये एक एक्सीडेंट था। उस बैटल में सेंटोर्स हर तरफ मरकर गिर रहे थे और उन्हीं में से एक एरो चायरन के पैर में लग गया था। पर शायद ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, शायद हर्क्यूलिस जैसे एक मॉन्स्टर को बड़ा करने का ये उसका कर्म था। ज़्यूस और ओलंपस के आगे किसी ने उसे कायरन द वाइज कहकर बुलाया और पूछा कि क्या वो सच में अपनी इमॉर्टैलिटी गिव अप करना चाहता है। घुटनों के बल बैठकर उसने ज़्यूस से बेग किया कि वो इसे छीन ले क्योंकि पेन बर्दाश्त के बाहर था। ज़्यूस रुके और फिर उन्होंने अग्री कर लिया। इतने सारे हीरोज को ट्रेन करने के थैंक्स के रूप में उन्होंने कहा कि चायरॉन को एक कॉन्स्टलेशन मिलेगा। चायरॉन ने पूछा इसका क्या मतलब है, पर ज़्यूस ने बस इतना कहा तुम मरोगे नहीं, एक दिन तुम समझ जाओगे। सेंटोर ने ऑब्जेक्ट करने का ट्राई किया पर डिसीजन हो चुका था। उस दिन कायरॉन द वाइज का एंड हो गया और वो एक डिवाइन बीइंग सैजिटेरियस के कमांडर के रूप में राइज हुआ। तब से लेकर वो कीरोन द मिथिक बन गया। वापस केव में हाइड्रा कहती है कि उसका वेनम किसी भी क्रीचर के लिए डेथ सेंटेंस है, इसलिए वो इंप्रेस्ड है कि वो अभी भी खड़ा है। वो इस पेन को एंड्योर करने के लिए जरूर अपनी सारी मिथिकल पावर बर्न कर रहा होगा। करोन जो क्लियरली हर्टिंग है कहता है कि उसकी जुबान अभी भी उतनी ही नास्टी है, शायद उसे ये काट देनी चाहिए। वो स्मर्क करती है और कहती है कि उसका मुंह काफी ज्यादा गंदा हो गया है। वो पहले काफी जेंटल हुआ करता था, एटलीस्ट जो उसे याद था। फिर वो हीजुन की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या उसका नाम हीजुन है। वो सिर हिलाता है। वो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को सॉर्ट आउट करने में बिजी था, तभी लाइट का एक जबरदस्त फ्लैश सबको अंधा कर देता है। फिर हाइड्रा एक छोटी सी वायल उठाती है और कहती है कि उसे पता है वो उसकी सलाइवा लेने आया था। चायरॉन ने उसे भेजा था। हमारा लड़का पूछता है कि क्या उसे शुरू से ही सब कुछ पता था। वो हंसती है और कहती है ऑफ कोर्स, इसमें से चायरॉन की स्मेल आ रही थी। फिर वो चिरॉन को पास आकर इसे लेने को कहती है, पर वो हेजिटेट करता है और पूछता है कि इसके बदले में उसे क्या चाहिए। उसे पता था कि वो इसे कभी फ्री में तो हैंड ओवर नहीं करेगी। हाइड्रा साय करती है और कहती है कि सब उसे एक विलन की तरह ट्रीट करते हैं, पर वो उसे रिमाइंड करवाती है कि उसने उसे कभी पॉइजन नहीं किया था। वो हर्क्यूलिस था। हीजुन पूरी तरह होश खो बैठता है। ये चीज तो पूरी मिथ को ही चेंज कर देती है। सच्चाई सुनने के बाद भी वो अभी तक स्टंड है। हाइड्रा वो वायल ऑफर करती है और कहती है कि उसने काफी टाइम तक वेट किया है कि वो आकर इसे क्लेम करेगा। चिरॉन रुकता है और फिर उसे ले लेता है। वो वायल खोलता है और इंस्टेंटली इसे पी जाता है। व्हाट द हेल, एंटीडोट था या नहीं? उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। ऐसा लगता है कि पॉइजन उसके लेग में और भी तेजी से रेस कर रहा है। उसकी विजन ब्लर हो जाती है और वो गिर पड़ता है। ये देखकर हीजुन पैनिक करने लगता है और पूछता है कि उसने ये क्या किया। तभी उसे लाफ्टर सुनाई देती है। चिरॉन जमीन पर खुशी से रो रहा था क्योंकि उसका लेग फाइनली वापस नॉर्मल फील कर रहा था। 3890 सालों के लिए वो मिथिकल क्रीचर्स की दुनिया में इस दर्द के साथ जी रहा था। वो तो भूल ही गया था कि लाइफ बिना इस एगनी के कैसा फील होती है। हाइड्रा जेंटली उसे थपथपाती है और कहती है कि वो बस इमेजिन ही कर सकती है कि ये कितना ऑफुल रहा होगा। हीजुन और लूसियो जल्दी से भागकर उसके पास आते हैं, उसका नाम पुकारते हुए। कुछ देर बाद चिरॉन के घर पर वो बैठे हुए ये सोच रहे होते हैं कि वो इतना टाइम क्यों ले रहा है।
हीजुन कंप्लेन करना स्टार्ट करता है, पर लूसियो उसे चिरोन जैसे ऑनेस्ट बंदे को अक्यूज करने से रोकती है। वो शांत हो जाता है, ये सोचते हुए कि शायद वो पेमेंट डिजर्व भी नहीं करता, क्योंकि हाइड्रा ने उन्हें सलाइवा खुद दी थी। वहां बैठे हुए उसे रियलाइज होता है कि उसके पास आर्ग्यू करने के लिए कोई रियल केस नहीं है। तभी चिरोन दरवाजा खोलता है और वेट करवाने के लिए अपोलोजाइज करता है। वो कहता है कि उसे जो चाहिए था उसे ढूंढने में उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम लग गया। हमारा लड़का कंप्लेन करने ही वाला होता है, पर लूसियो उसका मुंह कवर कर लेती है और कहती है कि उन्हें वेट करके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो पूछती है कि क्या वो अपना बो ढूंढ रहे थे, और वो कहता है हाँ, ये बो पहले हरक्यूलिस के लिए था, पर कायरॉन का मानना है कि ये हीजुन पर ज्यादा सूट करेगा। एक टोटल इडियट होने के नाते हमारा लड़का कंप्लेन करता है कि उसे पॉइंट ज्यादा पसंद आते और अज्यूम कर लेता है कि कायरॉन रिवॉर्ड्स देने में बस बहुत घटिया है। इसे कोई रैंडम आइटम समझकर वो उसे वैसे भी ले ही लेता है। ठीक उसी वक्त दरवाजा झटके से खुलता है। वो दोनों पूछते हैं कि वहां कौन है और एक आदमी अंदर आता है, इस तरह अचानक बार्जन के लिए माफी मांगते हुए। लूसियो शायद उसे जानती थी, और हाँ, वो स्वॉर्ड उसकी एंट्रेंस को बहुत ज्यादा कूल बना रही थी। वो एरीज है, द गॉड ऑफ वॉर। अभी भी क्लूलेस, हीजुन बड़बड़ाता है कि वो बस इतना जानता है कि ये बंदा ओलंपस का सबसे बड़ा ट्रबल मेकर है। लूसियो उसे ऐसी बातें बोलने से वार्न करती है। एरीज गॉड्स का प्रिंस है, ज़ूस और हेरा का बेटा। एरीज कहता है कि एक मॉर्टल को निम्फ के साथ ट्रैवल करते हुए देखना काफी ऑड है। वो पूछता है कि क्या वो हीजुन ली है, और एमसी हाँ कहता है। एरीज अचानक से उसकी तरफ रश करता है, ये कहते हुए कि उसने फाइनली उसे ढूंढ लिया। हीजुन रिएक्ट भी नहीं कर पाता, पर एरिस उसके बजाय जमीन पर गिर पड़ता है। वो हेल्प के लिए बेग करता है, जिससे हीजुन कंप्लीटली कंफ्यूज रह जाता है। एट 27 हीजुन ली पहला ह्यूमन बन गया जिसने एक गॉड को अपने घुटनों पर ला दिया था। बाद में एक ट्रेन पर लूसियो कहती है, ये अजीब सी कार तो बहुत फास्ट है। वो उसे बताता है कि ये एक ट्रेन है, कार नहीं, और उसे आवाज नीची रखने को कहता है क्योंकि आसपास लोग हैं। एमसी बुरी तरह वॉर्न आउट है। उसने अभी एक जॉब फिनिश की थी और अब इस दूसरे जॉब में घसीट लिया गया था। तभी उसके फोन पर एक नोटिस आता है। कायरन से 100,000 कॉइन्स आए और 100,000 का एक बोनस। उसकी सारी एग्जॉस्शन उसी स्पॉट पर वैनिश हो जाती है, जब तक कि उनके पीछे बैठा आदमी उन्हें चिल्लाना बंद करने को नहीं कहता। लूसियो उस पर हंसती है, पर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसने अभी अभी $1.5 मिलियन कमाए थे। अब रियल इशू एक अर्जेंट मिशन था, 5 घंटे के अंदर एरिस के हंटर को बचाना। वापस उस घर में वो पूछता है कि ये जॉब आखिर किस बारे में है। एरिस कहता है कि उसने एक हंटर को बैक किया था, पर जब उसने उस आदमी की लोकेशन चेक की तो उसमें दिखाया कि वो आज मर जाएगा। हीजुन पूछता है कि एरिस खुद उसे क्यों नहीं बचा लेता। लूसियो बताती है कि वो लॉ ऑफ कॉजेलिटी को तोड़ देगा। कायरन एक्सप्लेन करता है कि गॉड्स ह्यूमन लाइफ और डेथ में इंटरफियर नहीं कर सकते। वो चाहे इसे कितना भी हेट करें, पर गॉड्स भी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते। पर एरिस कहता है, ये केस डिफरेंट है। मैं इस हंटर को मरने नहीं दे सकता। मैंने इस पर अपना सब कुछ बेट कर दिया है। यहाँ एक तरह के मिथ लेवल हंटर होते हैं। गॉड्स उनमें पॉइंट स्कोर कर सकते हैं और उन्हें और पावर दे सकते हैं। जैसे जैसे हंटर ज्यादा फेमस होता है, गॉड भी उतना ही ज्यादा अर्न करता है। पर अगर वो हंटर अपना मिशन फिनिश करने से पहले मर जाए तो गॉड के इन्वेस्ट किए हुए सारे पॉइंट 0 हो जाते हैं। चायरन उसे इंसेन बुलाता है कि उसने सब कुछ एक ही हंटर पर लगा दिया। पता चलता है कि एरिस फुल ऑन गैम्बलिंग एडिक्ट है और अब वो कांपते हुए आखिरी बार हेल्प के लिए भीख मांग रहा था। उसने सिर्फ अपने खुद के पॉइंट्स यूज नहीं किए, बल्कि चुपके से अपने डैड के पॉइंट्स भी लगा दिए थे। हीजुन और लूसियो दोनों फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि अगर एरिस का मतलब उसके डैड के पॉइंट से है तो उसने ज़्यूस की पूरी फॉर्चून आग में झोंक दी थी। ट्रेन पर वापस एमसी बड़बड़ाता है कि वो कोई मिरेकल वर्कर नहीं है। वो एक मिथ लेवल टैलेंट वाले हंटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर भी क्योंकि ये अर्जेंट है और एरिस इसकी पेमेंट कर रहा है, इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होने वाला है। लूसियो पूछती है कि वो कहां जा रहे हैं, और वो उसे बुसन की टिकट दिखाता है। एक केव के अंदर हर तरफ मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। सॉन्ग जून सबको रेडी होने के लिए चिल्लाता है। नेक्स्ट वेव बस आने ही वाली होती है। जैसे ही वो बीस्ट्स आगे बढ़ते हैं, पूरी गिल्ड बैटल के लिए खुद को ब्रेस करती है। सॉन्ग जून उनके बीच में से ऐसे काटता हुआ निकलता है जैसे वो कुछ हो ही ना। तो ये है वो बंदा जो मिथिक पॉइंट से लोडेड है और मॉन्स्टर्स को कैजुअली कट कर रहा है। इतने सारे बीस्ट्स को मारने के बाद भी वेव्स आती ही रहती हैं। टैम, जो कि हमारे लड़के की फ्यूचर वाइफू है, वो भी वहां होती है, उनके ठीक बगल में मॉन्स्टर्स को कट करते हुए।